Hello and welcome to MBPSC Adda. This is the discussion of the test one of the 50 tests. तो ये जो टेस्ट हर टेस्ट के बाद जो हम डिस्कशन लेंगे, ऐसे ये 50 टेस्ट होने हैं इन अवर टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जिसका ये टेस्ट वन का डिस्कशन है। तो हर एक टेस्ट के बाद ऐसे ही डिस्कशन होंगे जिसमें जो भी आपके क्वेश्चंस थे, जो 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स या 11 मार्कर्स, जिस भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के आपने उस दिन टेस्ट दिए होंगे, उसका जो है आपको वीडियो सोल्यूशन जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो हम आज टेस्ट वन जो कि हिस्ट्री का था उसका डिस्कशन हम यहाँ पे लेने वाले हैं। वैसे तो काफी वॉल्यूम में लोगों ने एनरोल किया है, पर टेस्ट बहुत कम लोग दे रहे हैं, तो प्लीज टेस्ट एटलीस्ट आप दीजिए, क्योंकि यही चीज है जो आपको आगे बढ़ाने वाली है। क्योंकि आप सभी में से मैक्सिमम लोग जो है वो ये चीज समझते होंगे, ये प्रीलिम्स केवल एक गेटवे है जो आपको मेंस की दहलीज पे खड़ा कर देगा। और जो मेंस है ना, वो नाम बस मेंस नहीं है, वही मेन चीज है जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी। क्योंकि मेंस आर गोइंग, द मार्क्स ऑफ मेंस आर गोइंग टू मेक यू डिप्टी कलेक्टर, है ना। अगर आप मेंस में एवरेज स्कोर करते हैं और इंटरव्यू में एवरेज स्कोर करते हैं, तो हो सकता है कि शायद कोई कोई रैंक मिल जाए, पर डीसी तो नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको मेंस में जो है वो अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और अगर आप बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू देखें या सक्सेसफुल लोग, जितने भी, जिन लोगों ने भी एमपीपीएससी क्रैक किया हुआ है, या जो मेरा भी मंत्र है टू क्रैक एमपीपीएससी, दैट इज राइट राइट एंड राइट हाउ मच यू कैन। तो जितना आप लिख सकते हैं वही जो है आपके काम आने वाला है। क्योंकि इस बार का जो पेपर था वो आप लोगों ने देख ही लिया है कि थोड़ा सा जो है वो एनालिटिकल था, और ऐसा था कि एकदम ट्रेडिशनल मेथड से जो है एमपीपीएससी वो थोड़ा सा हट रहा है, वो चीज चेंज कर रहा है एमपीपीएससी। अगर आपने इस बार के प्रीलिम्स के पेपर में भी देखा हो, तो ट्रेडिशनैलिटी जो थी कि 75 से 80 क्वेश्चन जो वो हर साल एक ही डर के पूछ रहा था, वो चेंज करके अब वो 35 टू 40 क्वेश्चंस में आ रहा है। और 60% पेपर ऐसा दे रहा है जो एकदम से ही आउट ऑफ लीग है फॉर एमपीपीएससी। या मैं ऐसा बोलूं कि थोड़ा सा वो अब आपको मजबूर कर रहा है कि आप चीजों को और डिटेल में पढ़ें। तो इसी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में एनरोल करने के बाद जब आप टेस्ट लगाना शुरू करते हैं, तो आपके सामने इन ओवरऑल 50 टेस्ट में इतने सारे क्वेश्चन आ चुके होते हैं, और फिर जो हमारी मॉडल हिंट्स हैं उनके माध्यम से इतने सारे आंसर राइटिंग के फॉर्मेट्स, इतने सारे फैक्ट्स आ चुके होते हैं कि अपने आप आंसर को आप एनरिच या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो प्लीज डू अटेम्प्ट दीज पेपर्स। तो आज हम जो है वो जीएस पेपर वन यूनिट वन हिस्ट्री का जो है टेस्ट था। ठीक है, तो उसका जो सबसे पहला 3 मार्कर है दैट इज आदमगढ़। देखो, अब 3 मार्कर को अटेम्प्ट करने की एक स्पेसिफिक जो है अब आपके पास एक जो है क्या होनी चाहिए, एक स्किल होनी चाहिए। कैसे आप 3 मार्कर को अप्रोच करोगे? देखो, हर एक सवाल का जो है नेचर अलग है। 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर। अब ये जो 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर ऐसा क्यों किया हुआ है कमीशन ने, इसके पीछे भी आपकी जो एफिशिएंसी है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, वो कहीं ना कहीं वो चेक करना चाह रहा है, या वो आगे आपको ये काम आएगा। जैसे कभी सपोज करिए कि कोई एक लेटर आएगा आपके पास, है ना। उस लेटर में हो सकता है कई बार आपको केवल कमेंट लिखनी हो, तो आप समझिए कि वो 3 मार्कर है ना। कई बार हो सकता है उसको थोड़े से शॉर्ट में लिखना हो, तो वो आपका 5 मार्कर है। या कई बार वो लेटर ही आपको टाइप करना हो, तो वो आपका 11 मार्कर है। ठीक है, तो वो उस पर्सपेक्टिव से लीजिए कि ये आपको यही केवल एग्जाम निकालने के पर्सपेक्टिव से नहीं, ये आपको ये थॉट प्रोसेस बना के चलनी है, ताकि जैसे जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाएं, तो वहां पे भी ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए, तो आपको पता होगा कि यार शॉर्ट में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। अब देखो, 3 मार्कर का तो मैंने आपको बता दिया कि एक ब्रॉडर एडवांटेज क्या हो सकता है, या वो एग्जामिनर क्या चाह रहा है आपसे। पर आप देखिए, 2 चीज याद रखिएगा कि जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में 3 मार्कर्स जो है ना, वो स्पेसिफिक एरियाज से ही जनरली आपको देखने को मिलेंगे। क्या है वो स्पेसिफिक एरियाज? तो सबसे पहला आपसे किसी पर्सन के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, अगर पर्सन के बारे में नहीं है तो किसी प्लेस के बारे में है, जैसे आदमगढ़ आपके सामने ही लिखा हुआ है। या इवेंट पूछ लेगा, है ना, या इवेंट पूछ लेगा। जनरली जो है एमपीपीएससी अभी जो है उसकी टेंडेंसी यही रही है कि वो पर्सन, प्लेस या इवेंट, है ना, इन 3 चीजों पे ही हिस्ट्री पे उसने क्या किया है, कंसंट्रेट किया है। अगर आप पिछले पुराने पेपर्स निकाल करके देख लेंगे, तो आपका ये जो मिथ है वो एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये एनालिसिस बहुत सही है। वो पर्सन, प्लेस या इवेंट्स की ही बात करता है। अब इवेंट्स में बैटल्स भी आ सकते हैं, कोई एपिसोड भी आ सकता है ना, कोई एक इंसिडेंट भी आ सकता है। तो वो इवेंट में जो है तीनों चीजें जो है मैंने क्लब करके बता दी है, तो वो चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब जैसे आपके सामने पर्सन, प्लेस या इवेंट, अब देखो यहां पे भी कहीं ना कहीं जो तुम्हारी लॉजिकल एबिलिटी है ना, वही क्वेश्चन सॉल्व कराएगी। कि यार देखो, कोई पर्सन दिया हुआ है, सपोज करो कि उसने क्वेश्चन में दे दिया महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी एक बहुत सिंपल 3 मार्कर हो सकता है, तो महात्मा गांधी उसने 3 मार्कर दे दिया। अब देखो, यहां पे आपके पास जो वर्ड लिमिट है वो लगभग 10 वर्ड्स है या 1 लाइन है, पर फिर भी आयोग चाहेगा कि आप एटलीस्ट 3 फैक्ट्स तो
लिखें, क्योंकि देखो लिखना पड़ता है, यू हैव टू गिव कंटेंट टू योर एग्जामिनर। ये ट्रेंड रहा है जो मैंने भी अपनी कॉपीज मेंस की अभी तक इवेलुएट करी है ना, तो वो उसमें भी ये चीज मैंने देखी है कि दे वांट कंटेंट, कि आप कंटेंट लिखो। तो वो ट्रेडिशन अभी भी आपके सामने रहा आएगा। तो आपको 3 मार्कर में 3 कंटेंट लिखने होंगे। तो अब आप महात्मा गांधी के बारे में ऐसी कौन सी 3 अलग बातें लिख सकते हैं जो किसी और ने लिखी हो। देखो ये भी एक रेस है ना, आप जिस तरीके से भागोगे वो तरीका यूनिक होना चाहिए, तब आपको नंबर मिलेंगे। और आप आधे आधे एक एक नंबर की लीड जब आप बनाते हुए चलोगे तो फिर वो सब्सटेंसिव लीड होगी 100 नंबर की, जो आपको सक्सेस दिलाने वाली है। तो इस हिसाब से आप ऐसा मत सोचो किसी पेपर में आपको अचानक से 250 नंबर मिल जाएंगे 300 में से, नहीं। आप हर एक पेपर से 10-10, 15-15 नंबर की लीड लेके चलोगे, तब वो 100 नंबर की लीड में कन्वर्ट होगा और फिर ही आप जो है उस फाइनल लिस्ट में आ सकेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी फॉर एग्जाम्पल है। तो अब आप क्या चाहोगे कि एक पर्सन के बारे में क्या, तो महात्मा गांधी के बारे में एक चीज तो कि उनकी डेट ऑफ बर्थ आप बता देंगे। अगर कोई टाइटल है आपके पास तो कोई टाइटल बता दीजिए। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आंसर को और ब्यूटीफाई करने के लिए महात्मा गांधी का रोल एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना, कि महात्मा गांधी का रोल क्या था भाई साहब किसी भी चीज को, या हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाने के लिए, या ऐसा कोई ऐसा फैक्ट इनका बर्थडे जो है वो किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है सारी चीजें आप बता सकते हो। तो आपको मैंने 3 चीजें बता दी कि डेट ऑफ बर्थ अगर आपको याद है, क्योंकि महात्मा गांधी की तो आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ऐसे अगर लोग भी पूछता है, इनकेस अगर ऐसे किसी एक व्यक्ति की नहीं पूछता है तो भी आप याद रखेंगे कि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है ना, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके अलावा उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि क्यों वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो गया हिस्ट्री में। और अगर कोई डेट या कोई इवेंट उससे रिलेटेड अगर आपके पास नॉलेज में है तो वो चीज आप बता दें। तो ये 3 फैक्ट्स जो है आप उसके बारे में ऐसे बना सकते हैं। अब देखो ये बताने के पीछे मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है। देखो एक काम करना कि जैसे आप, क्योंकि थोड़ी बहुत सिनॉप्सिस या थोड़े बहुत हिंट्स या थोड़ी बहुत चीजें तो इंसान अपने लेवल पे भी करता है, 3 मार्कर्स प्रिपेयर करता ही है। तो बहुत आसान सी बात है कि आप कोई भी पर्सन है उसके बारे में ऐसी कोई 3 यूनिक चीजें लिख ले जो आपको याद भी रहे और थोड़ा सा जो है ऐसी हो जो अनकॉमन हो, है ना। तो ऐसे करके आप अगर किसी किन्हीं 50-60 व्यक्तियों के बारे में भी अगर आपने ऐसा कोई डेटा रखा हुआ है तो वो इशू नहीं होगा। या फिर एक और टेंडेंसी होती है एमपीपीएससी की, वो राइटर्स पूछ लेता है ना, राइटर्स के मामले में बहुत फ्रीक्वेंट रहता है, या बुक्स के मामले में बहुत फ्रीक्वेंट रहता है। तो वो बुक का सब्जेक्ट क्या है, उस बुक का ऑथर कौन है, या जो ऑथर है उसका क्या कोई एक टाइटल होगा। ठीक है, तो वैसी चीजें आप जो है अपने पास रखेंगे। ठीक, फिर अगर वो किसी प्लेस की बात कर रहा है तो सबसे पहले तो वो आप उस प्लेस स्पेसिफिक की लोकेशन जानना चाह रहा है आपसे, कि आप जानते हो कि नहीं कि वो प्लेस कहां पर है। फिर वो प्लेस अगर कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंस की साइट है, जैसे ये मीजोलिथिक साइट है, कोई न्यूलिथिक साइट है, या कोई मौर्य टाइम का कोई एक बहुत बड़ा सिटी सेंटर था, या कैपिटल रही है, या उसका कुछ इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो वो चीज जो है आप उसके बारे में बताएंगे, यानी उसका जो भी रिलेशन है हिस्ट्री से, कि क्यों हिस्ट्री में इस साइट का। क्योंकि मान लो अगर मैं बात करूं तो अगर सडनली अब देखो भोपाल, तो भोपाल अगर हिस्ट्री में आ रहा है और भोपाल अगर ज्योग्राफी में आ रहा है तो दोनों का कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग अलग है। हिस्ट्री में वो आपसे जानना चाहेगा कि भोपाल जो है वो क्या कहते हैं किस स्टेट की कैपिटल थी या किस स्टेट की कैपिटल है, मतलब प्रिंसली स्टेट की कैपिटल। अगर मध्य प्रदेश की बतानी है तो वो ज्योग्राफी में बताओगे। फिर भोपाल को स्टैब्लिश किसने किया है, अब यहाँ पे आप भोपाल के लेक्स के बारे में बता सकते हो कहां पे, ज्योग्राफी में। पर फिर भोपाल का इंपॉर्टेंस क्या है कि भोपाल जो है वो कैसे एज अ सेंटर राइज हुआ, या आपके फ्रीडम स्ट्रगल में भोपाल का क्या इंपॉर्टेंस है, या भोपाल के रूलर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो रिलेट करके आपको वहां बताना होगा। तो ये चीजें भी थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फिर आपका रिलेशन क्या है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, फिर उस साइट की इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट वो जानना चाह रहा है जिसके लिए वो साइट जानी जाती है। फिर अगर कोई इवेंट है ना, तो इवेंट के केस में आपको डेट याद होनी चाहिए। इवेंट के केस में तो डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो इवेंट किस लिए था, उसका क्या रिलेशन है विद हिस्ट्री, और फिर उसका इंपैक्ट क्या रहा उस इवेंट का। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो मंगल पांडे एपिसोड, तो मंगल पांडे एपिसोड की एग्जैक्ट डेट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसका रिलेशन क्या है, हिस्ट्री से क्या रिलेशन है, या क्या इशू था वो होने के पीछे, रीजन क्या था, और फिर उसका इंपैक्ट क्या कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को उसने ट्रिगर करा दिया। तो ऐसी जो है कुछ चीजें अगर अपने दिमाग में आप बहुत क्लियरली रखेंगे, या आप अगर थोड़ा सा जो है डिस्टिंग्विश कर लेंगे अपने दिमाग में कि मेरे को किस 3 मार्कर में क्या लिखना है, एक रफ फ्रेमिंग आप अपने आंसर में पहले से रखेंगे, तो वहां पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा
कि यार मैं ऐसे कौन से 3 फैक्ट वहां पे लिख दूं, क्यों? क्योंकि फिर आप जो है हर एक वर्ड को आपने प्रैक्टिस करते वक्त उस नजरिए से देख लिया होगा कि यार यहाँ पे इस चीज को अगर क्वेश्चन फॉर्मेटिंग में अगर आ गया तो मैं करूंगा क्या। ठीक है, चलो, तो जैसे अब आदमगढ़ आ गया, तो आदमगढ़ के बारे में 3 फैक्ट जैसा मैंने बताया। सबसे पहले तो आप इसकी लोकेशन बता दीजिए कि आपके होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है ये। ठीक है, उसके बाद अगला काम आप क्या करेंगे कि इसका रिलेशन क्या है भाई साहब, या ये साइट कब की है, तो ये कैसी है, ये एक मीजोलिथिक साइट है। अब ये 2 चीजें हो गई उसके बारे में, पर जो इंपॉर्टेंट इंपैक्ट एग्जामिनर पे डालेगा वो है इसकी इंपॉर्टेंस, कि भाई साहब अगर आपने पूछा है, एग्जाम में पूछा गया है या इस साइट को पूछा गया हिस्ट्री में, तो कोई इसका हिस्ट्री से लेना देना होगा। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहला डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्या सबसे पहला डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वो कहां शुरू हुआ था, वो आदमगढ़ से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये चीज जो है बिल्कुल अपने दिमाग में रखेंगे। तो ऐसे करके आप ये 3 पैरामीटर जैसे आप बना लीजिए किसी भी पर्टिकुलर साइट के लिए, कि मेरे को ऐसे 3 पैरामीटर्स पे ही काम करते चलना है। क्योंकि अगर आप फ्रेम करते जाओगे अलग अलग तरीके से हर एक 3 मार्कर को, तो उसको आपको याद करने में भी दिक्कत होगी, याद रखने में दिक्कत होगी, तो आप ऑब्वियसली उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये पहला था क्वेश्चन आदमगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला 3 मार्कर देखते हैं हम कि अगला 3 मार्कर क्या है हमारे पास। तो जो अगला 3 मार्कर है दैट इज इंस्क्रिप्शंस, है ना, इंस्क्रिप्शंस। अब यहां पे देखो थोड़ा सा अलग सा लगा होगा कि यार ये इंस्क्रिप्शंस क्या पूछ लिया। ठीक है, पर ये ठीक है, ये प्रैक्टिस है। ऐसे ही अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, तो कई बार जो टेस्ट सीरीज होता है ना, वो इस चीज के लिए नहीं होता बस कि आपको हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दें जो वहां पे आने वाले हैं। उसका मेजर इंपॉर्टेंस ये होता है कि हम आपको उस एग्जामिनेशन फील के लिए प्रिपेयर कर दें। ऐसा कई बार होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे जिनका यार अभी क्या करें, अभी पता तो है हमको, पर इसके बारे में लिखें कैसे। तो सिंपल सी बात कि इंस्क्रिप्शन की डेफिनेशन क्या है। इंस्क्रिप्शन की जो एक बहुत सिंपल डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि क्या, कि कोई भी राइटिंग या कोई टेक्स्ट है जो किसी भी एक पिलर, है ना, किसी भी एक पैनल पे जो लिखा गया हो, है ना, अब इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होता है, तो आप इंपॉर्टेंस बता सकते हो कि क्यों ऐसा करते थे राजा, इंस्क्रिप्शंस क्यों दिया करते थे। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट है, यहां पे आप चाहो तो एग्जाम्पल दे दो, है ना, कुछ फेमस इंस्क्रिप्शंस के एग्जाम्पल दे दोगे तो आपकी जो बात है ना वो प्रूव हो गई, है ना। एग्जाम्पल क्यों दिया, कि आप जो इंस्क्रिप्शन के बारे में बताना चाह रहे थे वो प्रूव हो गया। पर अगर आपको कोई इंस्क्रिप्शन याद नहीं है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन आपके दिमाग में नहीं आ रहा, तो अब आप बता सकते हो कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को क्या बोलते हैं, है ना। तो ऐसी चीजें भी आप एड ऑन कर सकते हो, वो अपने कंटेंट को दिखाने के लिए नहीं, मुझे इंस्क्रिप्शन के बारे में पता है। ठीक है, तो आप जनरली क्या करेंगे, एग्जाम्पल ही देंगे किसी फेमस इंस्क्रिप्शन का, चाहे वो अशोकन पिलर्स का एग्जाम्पल दे दीजिए, लायन पिलर का, आप वैसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस है उनका आप एग्जाम्पल दे देंगे, तो उस चीज से मध्य प्रदेश में ही बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस है जिनका आप एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो। तो एग्जामिनर के दिमाग में क्लियरली पता है कि हाँ वो समझ रहा है कि इंस्क्रिप्शन क्या है ना, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और एग्जाम्पल देके उसने अपनी बात को प्रूव कर दिया है। तो ये 3 पैरामीटर्स जो है आप इस 3 मार्कर को अटेम्प्ट करते हुए अपने दिमाग में रखेंगे। लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, जो अपना अगला 3 मार्कर है। तो जो नेक्स्ट 3 मार्कर है आपके पास दैट इज ऋग्वेद। ठीक है, मॉडल हिंट्स तो आपके पास पहुंच ही गई होंगी, है ना। जिनके पास मॉडल हिंट्स नहीं है, जो लोग टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में एनरोल नहीं है, वो ऐप में जाकर के मॉडल हिंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, पेपर डाउनलोड करके अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमारा लेवल चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगला जो है दैट इज ऋग्वेद। अगला क्या है, ऋग्वेद। अब देखो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब ऋग्वेद के बारे में देखो इंफॉर्मेशन जो है लगभग सभी के पास होगी, है ना। ऋग्वेद के बारे में सब जान रहे होंगे, है ना, कि ऋग्वेद का मतलब क्या है, क्यों है, कैसा है। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ चीजें जो है वो लिखनी है ऐसा कि देखो, अब सबसे पहली चीज तो ऋग्वेद के बारे में आप बता दो, इट इज ओल्डेस्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, है ना, क्या है, सबसे पुराना टेक्स्ट है। ठीक है, आपने एक ये चीज बता दी, और एक चीज और याद रखना, देखो बहुत सिंपल सी बात है कि आप जब भी 3 मार्कर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, सो डू नॉट ओवर यूज ग्रामर। ग्रामर ओवर यूज नहीं करनी है, मतलब ग्रामर का यूज ही नहीं करना है आपको, बस वो चीजें इंसर्ट करनी है जो आप चाह रहे हो एग्जामिनर देख ले, है ना। ग्रामर वमर वहां पे नहीं, इट इज द, दिस इज द, दैट इज द, ये वाला फंडामेंटल आप बिल्कुल नहीं रखेंगे। चलो, तो ओल्डेस्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, है ना, 1028 हिम्स, है ना, और बगल में लिख दो कलेक्शन ऑफ हिम्स, कलेक्शन ऑफ हिम्स या 1028 हिम्स। अब इसके बाद आप लिख सकते हो कि जो ऋग्वेद में एक्सपर्ट होता है ना, उसको होत्रा या होत्री कहते हैं, ठीक है, या 1028 हिम्स, 1028 हिम्स, या 1028 हिम्स। अब इसके बाद आप लिख सकते हो कि जो ऋग्वेद में एक्सपर्ट होता है ना, उसको होत्रा या होत्री कहते हैं, ठीक है, या 1028 हिम्स, 1028 हिम्स, या 1028 हिम्स। अब इसके बाद आप लिख सकते हो कि जो ऋग्वेद में एक्सपर्ट होता है ना, उसको होत्रा या होत्री कहते हैं, ठीक है, या
जो अगर कुछ ध्यान नहीं आ रहा है तो आप बता दो कि थर्ड मंडल से जो है वेरी फेमस क्या लिया गया है, गायत्री मंत्र लिया गया है, या जो आपका 10th मंडल है वहां से पुरुष श्लोक से जो है वो कास्ट सिस्टम लिया गया है, या जो वर्णा सिस्टम है उसका ओरिजिन वहां पे बताया गया है। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो जो थोड़ा सा आपको अलग करेगा। अब ये लिखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि ये कई लोगों को पता नहीं होता है या कई लोग वहां पर लिख नहीं पाते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें जो थोड़ी सी आउटस्टैंडिंग हो वो इम्पैक्ट करो, तो एग्जामिनर के दिमाग में इम्पैक्ट बने तो वो आपको मार्क्स दे, क्योंकि खेल वही है। चलो अगला जो है, अगला इज अवंती। अगला क्या है आपका 3 मार्कर, दैट इज अवंती। अब देखो वापस से अब अवंती की बात कर रहा है वो, ठीक है, डीसी अवंती की बात नहीं कर रहा है जो कि एक कार है, अवंती की बात कर रहा है हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहली चीज तो आप लोकेशन ही बता दोगे कि भाई साहब लोकेशन क्या है। सबसे पहला बात तो आपको वही बताना है, आप जिस भी अवंती के बारे में बता रहे हो सकता है अवंती नाम की कई जगह हो, पर आप जिस अवंती के बारे में बता रहे हो उस अवंती का लोकेशन बता दो, है ना, कि आप किस अवंती के बारे में बता रहे हो। ये वो अवंती है जो प्रेजेंट डे उज्जैन सिटी ऑफ मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है, ठीक है। सॉरी मतलब इसकी कैपिटल उज्जैन में थी, अवंती की कैपिटल उज्जैन में थी, आप ऐसा बता सकते हो, ठीक है। फिर आप बता दो कि वन ऑफ द 16 महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक महाजनपद जो है वो कौन सा है, वो अवंती है। कैपिटल जो है वो उज्जैन के आसपास, हालांकि 2 कैपिटल थी पर उज्जैन वाली कैपिटल आप वहां पे बता सकते हैं, ठीक है। फिर आप जैसे अब इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे बताओगे, अब 2 बातें तो हो गई अवंती के बारे में, ये 16 महाजनपद में से है, लोकेशन जो सॉरी जो कैपिटल है वो उज्जैन है ना, लोकेशन उसके आसपास नॉर्थ इंडिया के आसपास वाला इलाका। अब मैप तो स्केल नहीं कर सकते हो क्योंकि जगह नहीं है, पहले आपके पास प्ले फील्ड था बहुत बड़ा, पूरी कॉपी ब्लैंक थी, चाहो तो कुछ भी लिख सकते थे, पर अभी नहीं लिख सकते हैं। आपने लोकेशन उज्जैन, सॉरी लोकेशन कह रहा हूं, कैपिटल उज्जैन बता दी है, लोकेशन जो है वो नॉर्थ इंडिया वाला पोर्शन और 16 महाजनपद में से एक पार्ट है। अब इसमें 2-4 बातें, अब इसका एक इंपॉर्टेंस आपको यहां पे बताना पड़ेगा। तो अवंती किस चीज के इंपॉर्टेंस के लिए जो है क्या है प्रोमिनेंट रही है, तो वो राइज ऑफ बुद्धिज्म है ना, राइज ऑफ बुद्धिज्म या बुद्धिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है अवंती, ठीक है। तो इस चीज से जो है आप इसकी जो है आप आंसर को कंप्लीट कर देंगे, क्या बता देंगे, राइज ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये 3 बातें है ना, यहां लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता, नॉर्थ इंडिया, कैपिटल क्या है उज्जैन मध्य प्रदेश, वन ऑफ द 16 महाजनपद, और राइज ऑफ बुद्धिज्म है ना, नॉर्दर्न इंडिया के आसपास का इलाका अवंती महाजनपद का इलाका था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवर नेक्स्ट 3 मार्कर, जो अगला 3 मार्कर है दैट इज 5 वोज ऑफ जैनिज्म। दैट इज व्हाट, 5 वोज ऑफ जैनिज्म। अब देखो 5 वोज ऑफ जैनिज्म, अब यहां पे अगर देखो दोनों मेथड्स हैं, अगर आपको इंग्लिश में पता है, ठीक है, या अगर आपको वो एग्जैक्ट 5 पता है, कैसे, जैसा कि मतलब वो पाली लैंग्वेज, सॉरी जो नॉर्मल लैंग्वेज में जिसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, वैसे जैसे क्या, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपारिग्रह, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, योर ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये 5 वोज है, ये 5 वोज है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपारिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो आप कोशिश करें कि आप जो है ये सत्य अहिंसा के ही उसमें याद रखें, जनरली राइटिंग एंड ट्रूथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजिशन एंड नॉन सेलिबेसी, है ना। इनकी जगह पे आप अगर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपारिग्रह और ब्रह्मचर्य लिखेंगे तो वो ज्यादा आपको जो है वहां पे एग्जामिनर के दिमाग में इंपैक्ट क्रिएट करेगा कि इसको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ही याद है, ठीक है। फिर एक चीज और याद रखना, अगर कहीं पे और किसी और फर्दर क्वेश्चन में आए तो शुरू के जो 4 है, ठीक है, शुरू के जो 4 है ये पारसनाथ ने दिए, ठीक है, शुरू के 4 किसने दिए, पारसनाथ ने। 5th वाला जो है वो किसने ऐड किया है, 5th वाला ऐड किया है वर्धमान महावीर ने, ठीक है। अब इसमें भी 2 तरह के हैं ये 5 वोज, जो अगर देखें तो महाव्रत और अनुव्रत करके भी कई बार आ जाता है ना, महाव्रत और अनुव्रत, है ना, पंच महाव्रत या पंच अनुव्रत करके आ जाएगा, है ना, पंच लिखा रहेगा, तो पंच महाव्रत या पंच अनुव्रत। तो जो पंच महाव्रत है वो किसके लिए है, फॉर मंक्स, और जो अनुव्रत है वो लेमन वर्शिपर्स के लिए है, ठीक है। यहां पे ब्रह्मचर्य है तो वहां पे नॉन एडल्ट्री हो जाएगा बस,
ठीक है, कि आप एडल्ट्री परफॉर्म नहीं करोगे। क्लियर है? तो ये बात अपने दिमाग में क्लियर रखें, कई तरीके से पूछ सकता है। 5 वोज ऑफ जैनिज्म भी पूछ लेगा, पंच महाव्रत भी पूछ लेगा, पंच अनुव्रत भी पूछ लेगा, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्कर, दैट इज सारनाथ। अब वापस से ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी हुआ है एमपीपीएससी ने, है ना। सारनाथ, वही वापस, आप कौन से सारनाथ के बारे में बताना चाह रहे हैं, लोकेशन बताइए, ठीक है। फिर बताइए कि उसका रिलेशन क्या है इतिहास से, किस पीरियड के सारनाथ के बारे में बता रहे हैं आप, और इंपॉर्टेंस। ठीक है, 3 चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि आप लोकेशन बता दीजिए बिल्कुल, कि जो सारनाथ है वो कहां है, वाराणसी उत्तर प्रदेश के आसपास है। ठीक है, फिर अब इसका इतिहास क्या है भाई, इतिहास ये है सारनाथ का कि सारनाथ में जो है आप क्या करेंगे कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन डिलीवर किया था, है ना। और अगर इंपॉर्टेंस बताओ तो 8 महास्थानास, है ना, ये अष्ट महास्थान जो बुद्धिज्म में है उनमें से एक है ये। ठीक है, अष्ट महास्थान जो बुद्धिज्म में है, यानी वो 8 प्लेसेस जो जुड़ी हुई हैं गौतम बुद्ध की लाइफ से, है ना, लाइफ ऑफ बुद्ध से। तो जो भी गौतम बुद्ध की लाइफ में अलग अलग प्लेसेस है ना, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग जगह इंपॉर्टेंस होता है। हमारे जीवन में भी छोटू चाय वाले से लेके फोटोकॉपी वाले तक का इंपॉर्टेंस है, तो वैसे गौतम महाबुद्ध के भी जीवन में जो है बहुत सारे ऐसे 8 जगह थी, बहुत सारे में से 8 ऐसी जगह थी जिनका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उनको अष्ट महास्थान कहते हैं। उन अष्ट महास्थान में से जो है सारनाथ एक है। तो आपने लोकेशन बता दिया कि वाराणसी के आसपास है, रिलेशन बता दिया कि गौतम बुद्ध ने यहाँ पहला सरमन डिलीवर किया था। ठीक है, और अगला यूनिक फैक्ट कि ये अष्ट महास्थान में से एक है। तो ये बात आप चाहो तो आखिरी में बिल्कुल ऐड ऑन कर सकते हो कि अष्ट महास्थान में से एक था। और एक और 3 मार्कर यहां पे प्रिपेयर हो गया कि अगर अष्ट महास्थान आ जाए या 8 महास्थान आ जाए तो आप कैसे उसको रिलेट करेंगे। ठीक है, चलो तब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज मोइनजोदड़ो। ठीक है, अब मोइनजोदड़ो को लिखने के लिए बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ चुकी होंगी। ठीक है, बहुत सारी बातों में से कैसे लिखोगे, सबसे पहले आईबीसी साइट, लोकेशन बता दो कहां पे है ना। ट्रांसलेशन क्या है मोइनजोदड़ो का, अगर आपको याद है तो वो लिख दो कि माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ डेड इसका क्या है, ट्रांसलेशन है, इसका लिटरल मीनिंग है। और जो यहां पे आप फाइंडिंग्स बतानी जरूरी हो जाएंगी, क्योंकि आईबीसी का इंपॉर्टेंस ही उतना है जनरल स्टडीज में कि फाइंडिंग्स के बारे में ज्यादा जो है हमारा भी कौतूहल होता है, एग्जामिनर का भी कौतूहल है। तो ग्रेट बात के बारे में बता दो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग्स ऑफ द आईबीसी हैज बीन फाउंड फ्रॉम मोइनजोदड़ो, है ना। तो ये चीजें जो है आप मोइनजोदड़ो के बारे में अगर बता देंगे तो इट्स एन वेरी एप्ट आंसर, है ना। इसी फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट में बता रहा हूं, ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में शायद तुम अपना अपना अलग से डेवलप कर लो, सबका अपना अपना अप्रोच है, पर मैं बता रहा हूं कि एक ही फैशन में आप जो है चीजें पढ़ें किसी एक मतलब अभी क्या किसके बारे में, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट, सिटी, प्लेस, पर्सन के बारे में, जैसे 3 बातें तो आपको याद रहे। हाँ, वैल्यू एडिशन के लिए बहुत सारी बातें याद रखो, पर ऐसी 3 बातें तो हमेशा आपको याद रखनी चाहिए जो एनी टाइम नींद से भी एग्जामिनर उठाए बोले मोइनजोदड़ो, बोले हाँ सर 3 चीजें हमको पता है, हम बता देंगे अभी के अभी, है ना। तो ये फंडा आप दिमाग में रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले 3 मार्कर की तरफ। ठीक है, तो द नेक्स्ट 3 मार्कर इज व्हाट, बाणभट्ट। अब देखो वापस से पर्सन आ गया, है ना, पर्सन आ गया, तो उसके बारे में भी मैं बता चुका हूं कि किसी पर्सन के बारे में क्या बहुत सिंपल सी चीजें हो सकती हैं। तो बाणभट्ट, अब बाणभट्ट का सबसे पहले तो आप देखो ना, अब आपको क्या पता है, अब ये आपके लिए अगूत पहेली है ना, इसका डेट ऑफ बर्थ पता है ना, प्लेस ऑफ बर्थ पता है, जनरली नहीं पता होता है, अगर याद है तो वेरी गुड, पर जनरली जो है वो पता नहीं होता है। तो आप सबसे पहली चीज तो इसको कैसे बताओगे, कैसे, जैसे अभिषेक सिंह बघेल, तो ही इज अ हिस्ट्री टीचर, काफी सारी बातें हो गई, हाँ ठीक है। तो क्या सीधे कोट पोएट, किसका कोट पोएट है भाई साहब, ये हर्षवर्धन का कोट पोएट है। ठीक है, फिर अगला, बिना इसके क्रिएशंस के तो काम नहीं चलेगा, सप्लीमेंट करना पड़ेगा ना, कोट पोएट आपने लिख दिया है, सप्लीमेंट करोगे, इसके क्रिएशंस लिख दो, हर्ष चरित्र, है ना, कदम्बरी। ठीक है, तो ये इसकी जो क्रिएशंस है वो लिख दोगे। ठीक है, फिर अगर इससे जुड़ा हुआ एक टाइटल है ना, कोई इससे जुड़ा एक टाइटल है, तो जो टाइटल जो बाणभट्ट से जुड़ा हुआ है वो टाइटल लिख दो, आपकी इसको इस नाम से भी जाना जा रहा था। ठीक है, तो 3 बातें जो है आपकी क्या हो गई, वो कंप्लीट हो गई अबाउट बाणभट्ट। तो ये बात जो है आप अपने दिमाग में रखेंगे। चलो
अगला भी बाउंसर है, आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। नेक्स्ट इज मेन्यूस्क्रिप्ट, है ना। अब मेन्यूस्क्रिप्ट के बारे में आपको तीन बातें जो है वो बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो अब मेन्यूस्क्रिप्ट होता क्या है वो एग्जामिनर को समझाओ। क्या है ये कि क्या है मेन्यूस्क्रिप्ट, क्या है? हैंड रिटन मैटर। इट इज व्हाट? हैंड रिटन मैटर। हैंड रिटन मैटर है, चलो ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स या ये मतलब बनाना लीव्स पे पहले लिखा जाता था, है ना। अब ये या तो अगर आपको कोई कोई इंपॉर्टेंट एक कोई मैन्यूस्क्रिप्ट याद है तो उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो, या नहीं कुछ नहीं याद आ रहा तो एग्जैक्टली जो मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम है मध्य प्रदेश में वो बता दो कि इसके क्या कहते हैं प्रिजर्वेशन के लिए मध्य प्रदेश ने अलग से म्यूजियम भी बना रखा है ना। तो ये सारी चीजें आप तीन चीजें बता सकते हो। और अगर जो आपका आखिरी वाला लाइन हो, जो आखिरी जो थर्ड फैक्ट हो, वो प्रेजेंट या फ्यूचर से अगर रिलेटेड होगा, है ना, तो वो एक अलग इंपैक्ट क्रिएट करेगा एग्जामिनर के माइंड में कि आपको उसके लगभग सभी डायमेंशंस जो है वो मालूम है। तो इस हिसाब से आप क्या करिए कि अपने आंसर को मल्टीपल डायमेंशंस खोल करके, थ्री मार्कर में भी अब तो तीन डायमेंशन ही खोल सकते हो, पर तीनों डायमेंशन खोलो। ऐसा नहीं कि किसी भी एक फैक्ट को रिपीट करना है, डायमेंशन अपने को नए नए देना है, कुछ ना कुछ यूनिक देना है। चलो अगले थ्री मार्कर की ओर बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट थ्री मार्कर है दैट इज लोथल। कैसे अटेम्प्ट करना मैं बिल्कुल बता चुका हूं आपको कि अगर कोई आईबीसी की साइट आ गई तो क्या करोगे। सबसे पहले आईबीसी साइट, लोकेशन क्या है भाई साहब की, ठीक है। अब लोथल की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है, ठीक है। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई फैक्ट है ना, फाइंडिंग्स बता दो कोई जुड़ा हुआ फैक्ट, जैसे क्या, डॉकयार्ड, डॉकयार्ड यहां मिला था, ठीक है। या ये ऐसा शहर है दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस में था, साबरमती या भोगवा। तो ऐसा कोई एक यूनिक फैक्ट जो आपको लगता है कि और कोई नहीं दे पाएगा पर आप दे पाओगे, ठीक है। तो वो आपकी कॉपी, अगर एग्जामिनर 15 कॉपियां पहले चेक कर चुका है, 16th आपकी है, इफ यू गेट समथिंग न्यू ही विल डेफिनेटली ऐड ऑन मार्क्स ऑन टू यू, और आपको वो कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है वो फेच करेगा, है ना। चलो अब बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज प्राकृत, है ना। अब प्राकृत अब ऐसा एक थ्री मार्कर है जो थोड़ा सा अलग हो गया। इंस्क्रिप्शन था, मैन्यूस्क्रिप्ट था, और ये तीसरा प्राकृत। ये तीनों जो है एक वो बाउंसर्स है जो सडन आपके पास पड़ते हैं कहां पे, एग्जाम में। अब प्राकृत क्या बता सकते हो कि व्हाट, या फॉर्मल वर्जन ऑफ हिंदी बता दिया, है ना। फिर अब फॉर्मल वर्जन ऑफ हिंदी तो बता दिया आपने कि क्या कहते हैं भाई साहब ये प्राकृत जो है वो फॉर्मल वर्जन ऑफ हिंदी है, या इसका मतलब नेचुरल होता है, ठीक है। पर अब इसकी इंपॉर्टेंस आपको अगली जगह बतानी है ना, कि ये लैंग्वेज किन किन लोगों ने यूज करी, है ना, क्यों यूज करी, और प्राकृत यूज करने का जो है इंपैक्ट क्या रहा। तो ये तीन चीजें जो है आप वो प्राकृत में बता देंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं दी नेक्स्ट थ्री मार्कर दैट इज यज्ञ। इट इज व्हाट? यज्ञ। अब देखो यज्ञ, तो सबसे पहले तो आप यज्ञ के बारे में ही बताओगे क्या, कि हिंदुइज्म में एक रिचुअल होता है ना, इट इज अ टाइप ऑफ रिचुअल। आप सबसे पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन दे दी, एक बहुत ही स्मॉल डेफिनेशन, कि वन ऑफ द रिचुअल्स इन हिंदुइज्म, इतना ही लिख पाओगे क्योंकि स्पेस नहीं है। फिर इसके बाद अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल दे दो कि कुछ फेमस यज्ञ आप बता दो, कि वाजपेयी है, राजसूय है, अश्वमेध है ना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, ऑफ व्हाट, यज्ञ। और अगर अगर आपके पास अभी भी गुंजाइश लग रही है तो आप एक आदमी एग्जाम्पल दे सकते हो कि इसने अश्वमेध यज्ञ कराया था, या यज्ञ जो है, या इसका यज्ञ का इंपॉर्टेंस क्या है। कई बार लोग यज्ञ क्या करते थे, टू शो देयर वेल्थ और टू शो देयर प्रोस्पैरिटी भी यज्ञ एक डिस्प्ले हुआ करता था। या ऐसा बता सकते हो कि ये जो यज्ञ रिचुअल है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आगे चल के हिंदुइज्म में, कि ये एक क्या बना, एक रीजन बना फॉर द डाउनफॉल ऑफ हिंदुइज्म एंड द राइज ऑफ अदर रिलीजन्स। तो ये एक एक इंपैक्ट आप, मतलब एक एनालिटिकल इंपैक्ट आप बता सकते हो। बाकी एग्जाम्पल तो आपको देने ही पड़ेंगे, डेफिनेशन आपको बतानी ही पड़ेगी। थर्ड पॉइंट में आप यहाँ इंपॉर्टेंस बता सकते हो कि इंपॉर्टेंस क्या था, कि डाउनफॉल में हिंदुइज्म को कंट्रीब्यूट किया, या किंग की प्रॉस्पेरिटी या उसके एक्सपेंशन या उसकी वेल्थ का भी डिस्प्ले कई बार करता था। तो ये ऐसे आप जो है इसको रिलेट करके एग्जैक्टली इस आंसर को, इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले थ्री मार्कर की ओर। तो जो नेक्स्ट थ्री मार्कर है दैट इज वाल्मीकि, ठीक है।
अब वाल्मीकि बहुत कॉमन नेम है, ठीक है, तो अब वाल्मीकि क्या आप बता सकते हो कि इनको आदि कवि कहते हैं, ठीक है, आदि कवि। फिर ये संस्कृत स्कॉलर है ना, इन्होंने जो भी काम किया है वो संस्कृत में किया है। इनकी क्रिएशन आप बता सकते हो वेरी फेमस, ठीक है। फिर इनकी क्रिएशंस के अलावा इनका एक एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है कि इन्हीं की कुटिया में जो है सीता माता को जब बाद में व्हेन शी रिटर्न बैक टू अयोध्या, और उसके बाद जब राम जी ने जो है छोड़ दिया था, तो शी वेंट देयर टू व्हाट अपब्रिंग हर चाइल्ड, दैट इज लव एंड कुश। तो एक ही हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जो है आप वाल्मीकि का बता सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मिथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है वो उनका हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैट इज अश्वमेध। अभी मैं बता ही चुका हूं कि अश्वमेध क्या है, तो एक फैक्ट आपको पता ही है ना। अश्वमेध क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ यज्ञ, ठीक है। फिर ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है या होता कैसे था ये? तो क्या एक हॉर्स का यूज होता था इसमें, और वो हॉर्स को छोड़ दिया जाता था, तो वो हॉर्स जितनी भी टेरिटरी में वॉन्डर करेगा, वो सारी टेरिटरी उस पर्टिकुलर राजा की हो जाती थी जो वो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहा होता था, है ना। इन केस अगर किसी व्यक्ति ने उस हॉर्स को रोक लिया, तो फिर उस व्यक्ति को जो है उसने क्या किया, जिस व्यक्ति ने हॉर्स किया क्या कहते हैं चलवाया था, उसकी सोवरेनिटी को चैलेंज कर दिया, तो उससे उसको वॉर लड़ना होगा। और यदि किसी ने नहीं रोका और वो हॉर्स वापस आ गया, तो वो उस यज्ञ को कंप्लीट करने के लिए उस हॉर्स की सेक्रीफाइस कर दी जाएगी। अगर आप चाहो तो हिस्ट्री में कुछ फेमस लोगों ने जो अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स भी आप साइड कर सकते हो कि अश्वमेध यज्ञ जो है क्या कहते हैं लाइक बहुत सारे रूलर्स ने किए थे, ठीक है। पुलकेशिन टू ने भी किया था, गुप्ता रूलर्स ने भी किए हैं, तो ये चीजें जो है आप बता सकते हो, है ना। चलो अब बढ़ते हैं अगले अगले थ्री मार्कर की ओर, दैट इज संघ। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें ही है बुद्धिज्म में, बुद्ध धम्म और संघ, जिनको त्रिरत्न भी कहते हैं, ठीक है। तो ये त्रिरत्न एक बार पूछा जा चुका है कि थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म और त्रिरत्न, तो वही है बुद्ध धम्म और संघ, ठीक है। तो अब आप बता सकते हो कि इट इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म, वन ऑफ द पिलर्स, वन ऑफ द पिलर्स है ये संघ, ठीक है। फिर संघ का अब आप इंपॉर्टेंस यहां पे बता देना, ठीक है। ये तो आपने बता दिया वन ऑफ द पिलर्स, अब इंपॉर्टेंस क्या है कि है ना कि जो क्या कहते हैं आपके जो मंक्स है ना, वो मंक्स इसको ऑर्गेनाइज करते थे किस चीज के लिए? टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म, है ना। प्रोपोगेशन इसका मेन ऑब्जेक्टिव है संघ को ऑर्गेनाइज करने का, ठीक है। और ये संघ जो है लाइक बेसिकली जो भिक्षुज है ना, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन दी लेमैन वर्शिपर्स। तो आप ये बातें जो है संघ के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये थे थ्री मार्कर्स, आई होप आप सभी को क्लियर होंगे, ठीक है। अगर इन केस किसी को कोई थ्री मार्कर में प्रॉब्लम है या पूरे पेपर में कोई ऐसा डाउट है जो क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो आप ऑफलाइन सेंटर में आके मुझसे मिल सकते हैं। तो अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है रिलेटेड टू हिस्ट्री में, वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो चलो अब अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज दी फाइव मार्कर्स। अब यहां पे फाइव मार्कर्स की टेंडेंसी थोड़ी सी चेंज हो गई है ना। अब आपके पास स्पेस भी कम है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, है ना। आपको शब्द भी कम लिखने हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से चैलेंजिंग जो हैं इस वाले पोर्शन से अब आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन दी अष्टांगिक मार्ग इन बुद्धिज्म। तो किसकी बात कर रहा है ये? अष्टांगिक मार्ग। ये कई बार अष्टांगिक मार्ग दिया रहेगा, हो सकता है कई बार मेहरबान हो जाए तो एट फोल्ड पाथ दे दे, पर वो आपको डिफिकल्ट बनाने के लिए अष्टांगिक मार्ग ही देंगे, कौन? एग्जामिनर्स। तो आप बिल्कुल इस चीज से एकदम एडवर्स हो जाइए। अगर कोई भी जो एंशियंट हिस्ट्री का कोई टर्म है या मिडिवल हिस्ट्री का कोई टर्म है, तो उसको एज इट इज अगर आप उसके हिंदी फॉर्मेट में, उर्दू फॉर्मेट में या फारसी फॉर्मेट में अगर आप याद रख पा रहे हैं, तो इट विल फेच यू बेनिफिट, है ना। तो अष्टांगिक मार्ग पूछा है ना, कि आपको एक्सप्लेन करना है द अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। तो अभी जो अष्टांगिक मार्ग है, तो सबसे पहले जब भी आप एक फाइव मार्कर शुरू करेंगे, आइडियली आइडियली तो आपसे वो एक्सपेक्ट करेगा कि एक इंट्रोडक्शन हो, फिर एक बॉडी हो, और अगर जगह बच जाए या आपके आंसर में इनकम्प्लीटनेस हो, तो आप कंक्लूजन भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में आप 5 मार्कर और 11 मार्कर को अटेम्प्ट करने की कोशिश
करेंगे, है ना। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द क्वेश्चन, है ना। अगर क्वेश्चन जानना चाह रहा है आपसे तो इसी फॉर्मेट में, अगर क्वेश्चन जानना नहीं चाह रहा है तो यू कैन अडॉप्ट द डिफरेंट फॉर्मेट ऑल्सो। मैं उस चीज पे बिल्कुल आपको मना नहीं करूंगा, पर आप जनरली जो है इसी फॉर्मेट पे चलेंगे तो यही टेंडेंसी जो है एग्जामिनर की भी है आंसर्स चेक करने की। तो इंट्रोडक्शन में आप अष्टांगिक मार्ग बता देंगे कि अष्टांगिक मार्ग या 8-fold पाथ या मिडिल पाथ वो मेथड है जो बुद्ध ने बताया है टू अटेन व्हाट, सैल्वेशन, है ना। सैल्वेशन अटेन करने की क्या है, व्हाट इट इज, व्हाट योर लाइक मेथड है वो। फिर जब आप बॉडी में आएंगे तो आपको अष्टांगिक मार्ग एक एक जो पूरे 8 हैं उनको, राइट लाइवलीहुड, है ना, राइट थॉटफुल, राइट माइंडफुलनेस, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी और उनके सामने उनकी मीनिंग देनी होगी। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप कंक्लूजन बना पा रहे हो तो कंक्लूजन बनाओ, और एल्स योर आंसर इज डन। या कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो कि इफ वी फॉलो द मिडिल पाथ वी कैन अटेन व्हाट, सैल्वेशन इन दिस लाइफ इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्ध। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या करोगे, आप अपनी जो है वो आंसर को क्लोज कर दोगे। अब रही बात अष्टांगिक मार्ग की, तो जो 8 प्रिंसिपल्स जो आपको याद रखने हैं वो तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ना, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। तो जो 8 प्रिंसिपल्स हैं, है ना, जैसे राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस या राइट मेडिटेशन और राइट समाधि। तो ये जो 8 है ये आपको ऐसे के ऐसे ही जो है याद रखने हैं। नो बडी कैन हेल्प यू इन दिस कि आप अगर ये आप 8 चाहो तो नहीं, है ना। तो जैसे अगर राइट व्यू, तो हैविंग राइट व्यू, या अगर आप राइट व्यू बस लिख दो टू सेव स्पेस, क्योंकि इस बार कॉपी भी लगभग आधी आने वाली है, तो आपको ये आठों, अब आठों लिखने के फॉर्मेट अलग हो सकते हैं अगर आपके पास कंटेंट है ना। अगर आपके पास कंटेंट है, यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि आप कैसे अपनी स्पेस का यूटिलाइजेशन करोगे, है ना। बहुत सिंपल तरीका है, अगर आपके पास कंटेंट है तो आप राइट व्यू लिखिए, अगर इसके बारे में कुछ है तो यू कैन ऐड ऑन। बट इन केस अगर आपके पास कंटेंट नहीं है एंड यू हैव टू शो दैट कि आपकी कॉपी भरी भरी लगे, तो आप यहां पे एक बॉक्स बनाइए, यहां पे अष्टांगिक मार्ग या मिडिल पाथ, और यहां से एरोज निकाल करके आप आठों चीजें जो है क्या करिए, लिख दीजिए। तो ये थोड़ा शो करेगा आपके पेज को भरा हुआ भी। ठीक है, तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं इन केस अगर आपके पास कंटेंट कम है ना। ये कलाकारी का इस्तेमाल तब जब कंटेंट कम है, अगर आपके पास कंटेंट है तो आप प्रॉपर राइट व्यू, हैविंग राइट व्यू टुवर्ड्स दिस, है ना, उसको एग्जांपल से रिलेट करके, है ना, तो वैसा। तो ये सारी चीजें अगर है, तो अगर है आपके पास एक्सप्लेनेशन याद आ रहा है तो गो विद द सिंपल पॉइंट वाइज बुलेट फॉर्मेट। पर अगर नहीं है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मेट टू इन ऑर्डर टू शो योर कॉपी लाइक फुल कि हाँ यार मैंने इस आंसर को ढंग से अटेम्प्ट किया है। चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर आर्कियोलॉजिस्ट एंड व्हाट दे डू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर आर्कियोलॉजिस्ट एंड व्हाट दे डू। तो दो पोर्शन है। अब एग्जामिनर के माइंडसेट में एग्जैक्टली क्लियर है कि वो दो चीजों के आंसर आपसे एक्सपेक्ट करेगा। तो जब भी आप क्या कहते हैं इसको स्टार्ट करेंगे या जो इंट्रोडक्शन देंगे, तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दे दीजिए। किसकी डेफिनेशन दे देंगे, आर्कियोलॉजिस्ट की, है ना, आर्कियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन दे दीजिए। ठीक है, फिर आप वहीं पे उनका वर्क एक्सप्लेन कर देंगे, उनका मेजर वर्क क्या होता है ना, व्हाट आर दी वर्क्स ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट की, एक्सकवेशन का वर्क है या नई साइट्स का रिस्टोरेशन का वर्क है, ठीक है, या जो है क्या कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो है व्हाट दे ट्राई टू सॉल्व दी पजल्स लाइक हु वर ह्यूमंस, हाउ वर ह्यूमंस, है ना। तो उनके पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। ठीक है, कल्चर्स को क्या कहते हैं लाइक कल्चर्स, या तो कल्चर्स को डिस्कवर करेगा, उनको एग्जामिन करेगा, लैंग्वेजेस को एग्जामिन करेगा, बिहेवियर्स, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये सारी चीजें जो है उसको देखना या करना जो है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, क्या काम होता है। अब जब आप कंक्लूजन बताएंगे, तो जब आप इस आंसर का कंक्लूजन बनाएंगे तो यहां पे आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, किसके बारे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बता देंगे कि ये जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो दे आर रिलेटेड विद हुम, विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में काम करती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसको स्टैब्लिश करने वाले अलेक्जेंडर कनिंगम थे। तो ये सारी बातें आप इस आंसर में ऐड ऑन कर सकते हो। तो आपको क्लियर हो गया ना कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन है ना। आपने डेफिनेशन डाल दी, एक सिंपल सी डेफिनेशन बना के आर्कियोलॉजिस्ट की, फिर उनके वर्क्स क्या है,
फिर उनकी कंक्लूजन में बता दिया। एएसआई का इंपॉर्टेंस तो है, आपका आंसर जो है होलिस्टिकली कंप्लीट हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल जो है वो बात कर रहा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मगध किंगडम, है ना। मगध किंगडम के बारे में शॉर्ट नोट लिखने की बात हो रही है। अब मगध किंगडम तो बहुत बड़ा था, है ना, तो कैसे अब आप एक शॉर्ट नोट एक्सप्लेन करेंगे। तो वही फॉर्मेट, वही कि अब यहां पे अब आपको जो है बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि कैसे वो मगध। सबसे पहले तो आप जब आप इंट्रो डालोगे तो इंट्रो में बता दो कि मगध वाज वन ऑफ द 16 महाजनपदास which later due to its geographical location and the policies of its upcoming rulers established itself as the one of the first empires of India, है ना, one of the first empires of India। ठीक, अब मगधन एम्पायर में या मगधन किंगडम में जो भी डायनेस्टीज रही हैं, है ना, जो भी डायनेस्टीज, चाहे वो आपकी हरेंग डायनेस्टी रही हो, चाहे आपकी शिशुनाग डायनेस्टी रही हो, चाहे वो आपकी नंद डायनेस्टी रही हो, तो उन सभी डायनेस्टीज के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि इन 3 डायनेस्टीज ने रूल किया है। ठीक है, तो जितनी भी आपने सबसे पहले तो मगध के बारे में बता दिया, फिर जो डायनेस्टीज है उनके बारे में बता दिया। ठीक है, अब जो आप कंक्लूड करेंगे तो उनका कंक्लूजन में व्हाट यू विल ट्राई टू डू, आप इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश करेंगे। यहां पे आपको इंपॉर्टेंस शो करना है कि मगधन किंगडम का इंपॉर्टेंस क्या था। ठीक है, अब देखो, अब जब आप यहां पे देखो मगध की जब आप चीजें बता रहे होगे, तो यही जब आप डायनेस्टीज के बारे में बता रहे होगे तो यहीं पे आप एक पॉइंट में इनके एक्सटेंड बता दोगे, कौन कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया वो बता दोगे, है ना, इंपॉर्टेंट कौन सी थी वो बता दोगे। ये 4-5 फैक्ट यहां पे ऐड कर दोगे, और जब आप इंपॉर्टेंस बताने जाओगे तो यहां पे बताओगे कि पहली बार इंडिया में, है ना, आफ्टर द महाजनपद पीरियड, पहली बार इंडिया में किंगडम का कॉन्सेप्ट जो है पूरे लेवल पे आ गया था, जहां पे आपको एक प्रॉपर जो है किंग देखने को मिलेगा, एक प्रॉपर जो है क्या देखने को मिलेगा, आर्मी देखने की मिलेगी किंग के पास, एक प्रॉपर जैसे एक कंट्री फंक्शन करती है या एक स्टेट फंक्शन करता है, तो वैसा सिस्टम जो है आपको मॉडर्न टाइम से मिलता जुलता पहली बार इंडिया में मगधन किंगडम या मगधन एम्पायर के पास देखने को मिलता है। अब मगधन किंगडम के बारे में जैसे एक सवाल इसी साल आया था कि रीजंस फॉर इट्स राइज, है ना, ये भी एक सवाल बन सकता है कि रीजंस फॉर इट्स राइज या डाउनफॉल क्यों हुआ, इसके पीछे एक बन सकता है। ठीक है, तो ये भी सवाल साथ साथ में आप इनके आंसर प्रिपेयर कर लेंगे, है ना। तो मगधन किंगडम के बारे में तो जो सवाल आया कि एक्सप्लेन अबाउट मगधन किंगडम, तो ये एक प्लेन क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप आंसर कर लोगे, पर प्रॉब्लम क्या आएगी जब आपसे पूछ लेगा कि रीजन मगध ही क्यों प्रोमिनेंस में आया। भाई 16 महाजनपद है ना, 16 महाजनपद में से मगध में ही क्यों पहली बार साम्राज्य बन रहा है, और मगध ही क्यों सभी महाजनपद को एब्जॉर्ब करके एक बहुत बड़ा जो है किंगडम बनाता हुआ दिखाई पड़ेगा। सभी नहीं, लगभग महाजनपद को एब्जॉर्ब करते हुए एक बड़ा किंगडम बनाता हुआ दिखाई पड़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो ये सवाल बन सकता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनर बना सकता है कि यार इतना बड़ा किंगडम बना था, है ना, आपको इतना बड़ा किंगडम देखने को मिला, और वो किंगडम सडनली कोलैप्स कैसे कर रहा है, हाउ डिड इट कोलैप्स। देखो हिस्ट्री में तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि कोई भी चीज शुरू होती है, अपने जेनिथ तक जाती है और डाउनफॉल पे आती है। ठीक है, अब ये जो पूरी प्रोसेस है राइज एंड फॉल, ये राइज एंड फॉल की प्रोसेस के पीछे रीजंस होते हैं, है ना, ऐसे ही नहीं होता। अगर मैं बात करूं मुगल एम्पायर की, क्योंकि मुगल्स के बारे में बात करना आसान होता है, तो मुगल एम्पायर तो बाबर आया, बाबर ने किंगडम को स्टैब्लिश किया, है ना, उस किंगडम को नर्चर करेगा अकबर, अकबर के बाद जो है जहांगीर, शाहजहां उसको और जेनिथ तक ले जाएंगे, है ना। फिर औरंगजेब आएगा, औरंगजेब ऊंचाइयों तक तो ले जाएगा, पर औरंगजेब के बाद क्यों डाउनफॉल, तो औरंगजेब के टाइम पे ही डाउनफॉल शुरू हो गया था, है ना। उसके लिए भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो जब भी कभी भी आपसे कोई रीजन वाला क्वेश्चन आए, कोई रीजन वाला, है ना, कि किसी एक इस पर्टिकुलर चीज का रीजन दे दो यार, है ना, या रीजन बता दो कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप कुछ चीजें बहुत क्लियर रखेंगे कि सबसे पहले कोई ना कोई पॉलिटिकल रीजन रहा होगा, कोई ना कोई सोशल रीजन रहा होगा, कोई ना कोई, अगर मैं बात करूं तो इंटेलेक्चुअल या कल्चरल रीजन रहा होगा, है ना, और अगर कोई एक मिसलेनियस याद है तो अदर डाल दो। ठीक है, तो ये 4 हेड जो है आप बना सकते हो कि पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल या अदर। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है आंसर राइटिंग का, सिंपलेस्ट, कि अगर आपसे रीजन पूछ लिया है
तो ये 4 पैरामीटर तो हम खोल ही देंगे, ये 4 पैरामीटर हम क्या करेंगे, इलाबोरेट कर ही देंगे, एग्जामिनर को एकदम फील दिलाएंगे कि नहीं भाई साहब ये 4 चीजें तो जो है क्या है, वो एकदम से जो है वो शो करा देंगे, किसको, एग्जामिनर को। ठीक है, तो ये चीज जो है आप एकदम एग्जैक्टली अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो ये था अगला, ये था ये क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दैट इज व्हाट, हाउ हैव पीपल इन सोसाइटी बीन डिपिक्टेड इन ऋग्वेद, हाउ पीपल इन सोसाइटी हैव बीन डिपिक्टेड इन ऋग्वेद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे कुल मिला के कुछ नहीं, देखो सबसे पहला फंडा तो यही बहुत क्लियर सी बात होती है कि क्वेश्चन को डिकोड कर ले। क्या करें, क्वेश्चन को डिकोड कर ले कि हमसे सवाल पूछना क्या चाह रहा है। देखो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमको आंसर पता होता है, पर हम उस आंसर को अप टू द मार्क नहीं लिख पाते हैं, या कोई उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि हम सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं, वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो ये कुल मिला के कुछ नहीं, ये सवाल आपसे पूछ रहा है ऋग्वेदिक सोसाइटी के बारे में, है ना, कि ऋग्वेदिक सोसाइटी जो है वो कैसी थी। ठीक है, अब जैसे सोसाइटी की बात आ गई तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आ गई होगी कि वर्णा सिस्टम के बारे में लिख देंगे और फुर्सत हो जाएंगे। नहीं भाई साहब, 5 नंबर, 5 नंबर और एमपीपीएससी एग्जाम, छठी क्लास का एग्जाम नहीं, सोसाइटी के बारे में एग्जैक्टली वैसा ही लिख के आप चले जाओगे। तो यहां पे जब सोसाइटी की बात कर रहा है तो आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी बताओगे कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था। ये 3 हेड्स तो आपको डिस्क्राइब करने ही पड़ेंगे, तब ओवरऑल सोसाइटी पहुंचेगी। ओवरऑल सोसाइटी तभी पहुंचेगी, ओवरऑल सोसाइटी या क्वेश्चन की नीड तभी जस्टिफाई होगी जब कम से कम आप 3 हेड खोल दोगे। पॉलिटिकल कैसा, तो आप पॉलिटिकल बताओ कि भाई साहब जो है कि द मेल वाज हेड ऑफ द फैमिली, मेल हेड ऑफ द फैमिली है, या पैट्रियार्कल जो है वो फ्लक्स जो है पॉलिटी का देखने को मिलेगा। फिर यहां चाहो तो आप बना सकते हो कि कैसा कुल ग्राम विस जन राष्ट्र ऐसे देखने को मिलेगा, है ना। आपको राजा जो है वो हेरिडिटरी नहीं होगा, राजा क्या है, हेरिडिटरी नहीं होगा। आपको सभा और समिति देखने को मिलेंगी, है ना, सभा और समिति देखने को मिलेंगी जो ट्राइबल काउंसिल्स थी या ट्राइबल असेंबलीज थी। ठीक है, फिर जब सोसाइटी की बात करेगा तो यहां पे अब आपको वर्णा सिस्टम के बारे में बताना है कि 4 फोल्ड वर्णा सिस्टम एग्जिस्टेंट था, है ना। जैसे क्या, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, पता कहां से लगा, सोर्स क्या है, ऋग्वेद का पुरुषूक्त हिम्न। ठीक है, फिर कंडीशन ऑफ वुमेन्स, वुमेन्स के बारे में आप बिल्कुल इलाबोरेट करके बताइएगा। कोई भी अगर आंसर ऐसा आता है सोसाइटी के बारे में, कभी भी मुगल सोसाइटी के बारे में, ये जो यहां पे मैं आपको टेम्पलेट्स बना रहा हूं ना भाई साहब, ये टेम्पलेट्स आपको किसी भी सोसाइटी पे काम आएगा ये। हाँ, ये जरूर मैं ऋग्वेद के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, पर ये काम आपको मुगल सोसाइटी रही हो, या अगर मैं बात करूं गुप्ता सोसाइटी रही हो, या मौर्यन सोसाइटी रही हो, टेम्पलेट यही रहेगा। सोसाइटी में केवल आप कास्ट सिस्टम बता के आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, वुमेन्स के बारे में कंडीशन ऑफ वुमेन बताओगे। फिर अगर आपके पास कोई और पॉइंट है कि भाई साहब इसके अलावा मैरिज वैरिज के बारे में अगर आप बताना चाहो, इफ टाइम एंड स्पेस परमिट्स, बिल्कुल एड ऑन। फिर आप इकोनॉमी के बारे में बता दो कि नेचर ऑफ इकोनॉमी क्या था। तो जो ऋग्वेद के टाइम पे नेचर ऑफ इकोनॉमी क्या थी, बार्टर थी। फिर भी आपको 2 तरह के कॉइन, निष्क और सातमान देखने को मिलते हैं, पर जनरली सिस्टम क्या था, वो बार्टर था। फिर आप यहाँ पे ट्रेड के बारे में बता दोगे कि ट्रेड प्रेवलेंट था या नहीं था। और इसके अलावा अगर कोई आपके पास कोई फैक्ट है विच इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, वो आप ब्रॉडन कर सकते हो। तो आपने देखा कि आपने 3 पैरामीटर्स खोले और पॉइंट्स अपने आप जो है वो अरेंज हो गए, एक मैनर में दिख रहे हैं। और आंसर अगर किसी एक पर्टिकुलर मैनर या फैशन में लिखा जाए तो भाई साहब वो आंसर अपने आप जो है वो क्या लगता है, अच्छा लगता है और अपीलिंग लगता है। तो एग्जामिनर जो है वो भी बहुत ढंग से आपकी कॉपी को चेक करेगा या इवैल्यूएट करेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला 5 मार्कर, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू फाइंड अबाउट द पास्ट, ब्रीफली डिस्क्राइब। क्या, व्हाट आर डिफरेंट वेज, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, डिफरेंट वेज पूछने की कोशिश कर रहा है। डिफरेंट वेज किसके बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है, पास्ट के बारे में। ठीक है, पास्ट के बारे में डिफरेंट वेज पूछ रहा है कि आप पास्ट, अब पास्ट भाई साहब कुछ नहीं, हिस्ट्री के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, क्वेश्चन ने ये पूछा है ना, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है। टू बी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी एप्ट, वो क्या चाह रहा है, वो हिस्ट्री को पढ़ने के क्या क्या सोर्सेज या पता करने क्या क्या सोर्सेज होते हैं
वो आपसे पूछ रहा है, तो आप एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिससे हम हिस्ट्री पता कर सकते हैं, वो सोर्सेज क्या क्या होते हैं, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया। अब आप यहां पे क्या करो, 5 मार्कर है, थोड़ा सा मैन्यूस्क्रिप्ट को इलाबोरेट कर दो, मैन्यूस्क्रिप्ट से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है बता दो। फिर इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस बता दो। फिर आपके जो है क्या हो सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, है ना, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो भी आपको हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में जो है आपको अगर कोई पर्टिकुलर कॉइनेज है, कॉइनेज भी आपको जो है उसके बारे में बता देता है, ठीक है। फिर कॉइनेज हो गया, कोई सोर्स हो गया, या अगर अगर हम बात करें तो कई बार जो डिफरेंट फोक टेल्स होती हैं, फोकलोर्स होते हैं, है ना, वो फोक टेल्स भी जो है अलग अलग बताती हैं, पर उसको हम उतना जेन्युइन कंसिडर नहीं करते हैं, पर फिर भी हमारा बिलीव तो होता ही है उसमें, कहीं ना कहीं से हम उसमें मान तो रही होता है, देखो, है ना। वो हम बोले ना बोले, पर ऐसी बहुत सारी जो है फोक टेल्स चलती होंगी आपके एरियाज में भी, बुंदेलखंड में जो है आला और उदल के बारे में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, है ना, आला उदल और इंदल के बारे में, तो वो गानों के माध्यम से ही या विद द हेल्प ऑफ सॉन्ग्स ही प्रेवलेंट है, या ऐसी बहुत सारी कहानियां होंगी जो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड नहीं है पर लोकल हिस्टोरियंस आपको बताते हैं। अगर मैं हिस्ट्री पर्टिकुलरली एमपी की हिस्ट्री की बात करूं तो जो बघेल डायनेस्टी है ना, तो उसमें एक सर्टेन सेट ऑफ पोर्शंस ही आपको बुक्स में मिलेगा, पर जो लोकल जो स्टोरीज होती हैं, जैसे अकबर के बारे में जैसे मूवीज बनी है, उसमें दिखाया गया है कि अकबर यूज्ड टू विजिट कॉमन प्लेसेस, है ना, वो कहीं की कोई फोक टेल होगी जो उन्होंने उठा दी है। अब आपने जनरल स्टडीज की बुक में ऐसा तो कोई एपिसोड नहीं पढ़ा कि समडे अकबर डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एंड ही वेंट देयर, तो वैसा ही फोक टेल्स को भी हम कई बार जो है सोर्स मान लेते हैं। तो ये अलग अलग जो है सोर्सेज है, वो कैसे यूजफुल होते हैं वो अब आपको बता देना है कि जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं वो रिटन एविडेंस है, वो सबसे कॉन्क्रीट मानते हैं हम लोग, है ना, क्या सबसे कॉन्क्रीट मानते हैं कि बोले भाई साहब उसमें क्या कहते हैं लाइक एपिक्स के फॉर्मेट में जैसे रामायण लिखी हुई है, महाभारत लिखी हुई है, या और बड़ी बड़ी बुक्स हैं जिसमें डायनेस्टी के बारे में बताया हुआ है, फिर फोक टेल से इनमें लिखी हुई कहानियों को मसाला मिल रहा है, ठीक है, मतलब ये एक आपको समझाने का एक तरीका है। तो फोक टेल्स ऑल्सो टेल सम इंपॉर्टेंट एविडेंसेस। अब इंस्क्रिप्शन जो है उनका इंपॉर्टेंस कैसे बताओगे कि कैसे इतिहास जानने में, इंस्क्रिप्शन या तो कोई रूल रेगुलेशन हुआ, या कोई इंपॉर्टेंट विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, या कोई इंपॉर्टेंट जो है टेंपल बना, कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बनी, उसके बाहर लिखवा दिया कि हम राजा फलाने सिंह हम कह रहे हैं कि ये हमने बनवाया है, इसलिए बनवाया है, तो वो एक एविडेंस हो गया। या हम यहाँ पे बैटल जीते थे तो हम यहाँ पे विजय स्तंभ लगा करके जा रहे हैं, तो वो हो गया। फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, अब हिस्ट्री भी तो कई तरह की होती है, प्री, प्रोटो और हिस्ट्री। तो अब जो हिस्ट्री वाला पोर्शन, जो प्री हिस्ट्री वाला पोर्शन है, उसके बारे में कैसे पता लगेगा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग करके उसकी एज पता करा ली, कि अगर पता चला कि क्या कहते हैं कि इंदौर के भंवरकुआ में जो है क्या मिला, एक महल मिला है, वो महल किसका था, किसी राजा का महल, बहुत बड़ा था, ठीक है। अब पता नहीं लग पा रहा यार, यहाँ पे तो कोई डायनेस्टी थी नहीं, होलकरों से कोई संबंध नहीं है, तो पता लगाया गया, बोले यार इतना पुराना है, इस टाइम पे कौन रूल कर रहा था, वो रूल कर रहा था, तो उसका ही होगा, उसकी हिस्ट्री में एड ऑन कर दो, ठीक है। फिर कॉइनेज, तो कॉइनेज से एक्सटेंट पता करने में कि अगर सपोज करो जैसे मैं राजा हूं, मेरे कॉइन्स बहुत सारी जगह चल रहे हैं, तो मेरा वहां पे किंगडम रहा होगा ना, तब तो यूज कर रहे हैं ना, अब बगल वाला राजा मेरे कॉइन्स थोड़ी चलने देगा। या मैं कोशिश करूं कि इंडियन करेंसी को लेके कहां चला जाऊं, पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान में चलेगी, बांग्लादेश में चलेगी, नेपाल में चलेगी, नेपाल में थोड़ी बहुत एक्सेप्टेबल भी है ना, पर ऐसे मतलब वहां पे चलनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्या चाइना में चलेगी, या चाइना की करेंसी यहां लोगे, नहीं लोगे ना। डॉलर एक्सेप्शन है, अगर किसी दिमाग में अगर सवाल आ ही गया होगा, बोले सारे डॉलर, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं भाई, एक बात बता रहा हूं, ठीक है, पर ज्यादा डॉलर कहां मिलेंगे, वो तो वहीं यूएस में मिलेंगे ना, जो शो करता है कि वहां डॉलर वालों का राज है, तो वो वैसा, ठीक है। और फिर कॉइनेज से और इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ स्पेशल कॉइन्स, जैसे अभी भी आप देखते होंगे कि जो आरबीआई है वो किसी एक स्पेशल इवेंट को मार्क करने के लिए अलग अलग तरह के कॉइन्स निकालती रहती है, कि फलाने की 150वीं एनिवर्सरी पे ये एनिवर्सरी कॉइन, तो वैसे ही ये ट्रेंड यहां पे भी था कि अगर मतलब अगर राजा क्या है, लाइक जैसे गुप्ता पीरियड में बहुत सारे अलग अलग अश्वमेध कॉइन्स, वीणा प्लेइंग कॉइन्स, राजा रानी कॉइन्स, है ना, तो ऐसे कॉइन्स चलते थे। तो या फिर अगर मतलब ज्वाइंट रूल वाले कॉइन्स भी, मुगल पीरियड में भी कुछ ज्वाइंट रूल वाले कॉइन्स है, तो वो कॉइनेज में जैसे क्या कहते हैं, कई रानियों ने खुद को शो करना शुरू कर दिया था कि नहीं देखो हम भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी जो बातें हैं
वो हमको यहां से मालूम पड़ जाती हैं। तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं जिससे हम हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, है ना, तो आपको जो है थोड़ा सा वो मिलेगा, यहाँ पे एक पुश मिलेगा जो क्वेश्चन जो अलग नेचर के आते हैं एमपीपीएससी में उनको सॉल्व करने का, है ना। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ मैरिजेस ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। मैरिजेस ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, है ना। तो ये वैदिक पीरियड की बात कर रहा है, तो अब आपको यहां पे जो 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस थी उनके बारे में बताना है। 8 टाइप ऑफ मैरिजेस के बारे में बता दीजिए, फिर साथ ही साथ जो नियोग सिस्टम था उसके बारे में बता दीजिए, और जो अनुलोम या प्रतिलोम विवाह था, है ना, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस है जो प्रिविलेंट है किसमें, लेटर वैदिक पीरियड में, उनके बारे में। तो 8 टाइप ऑफ मैरिजेस जैसे ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, है ना, देव विवाह, ठीक है, फिर प्रजापति विवाह, ठीक है, फिर आपका अर्स विवाह, फिर एक जो आप सब करना चाहते हो पर कर कोई नहीं पाएगा, गंधर्व विवाह। जल्दी हो सकता है ये वाला काम, पर क्या कहते हैं, आप जो है जितनी जल्दी एग्जाम क्रैक करोगे उतना जो है जल्दी हो जाएगा। फिर आपका असुर विवाह, ठीक है, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। कॉमनली ये जो है 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस ये प्रेवलेंट थी, आपको बताना है अपने आंसर में कि ये 8 प्रेवलेंट थी। इनके अलावा नियोग सिस्टम भी देखने को मिला है, और अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह भी जो है वो एक तरह के मैरिजेस थी जो प्रेवलेंट थे सोसाइटी में। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप बता सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, वो है टाउन प्लानिंग अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन। सीधा आईबीसी का क्या पूछ लिया है, टाउन प्लानिंग। अब यहां पे जब आप इंट्रोडक्शन दोगे तो आप बता दोगे कि आईबीसी का सबसे डिस्टिंग्विश फीचर था क्या, टाउन प्लानिंग, है ना। और टाउन प्लानिंग जैसे आपने बताया सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर था, फिर आप फीचर्स लिख दीजिए कि ये फीचर्स हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे चेस बोर्ड पैटर्न हो गया, ठीक है, चेस बोर्ड पैटर्न को आप इलाबोरेट कर देंगे, या जो है आपके जो सीवेज सिस्टम था, ठीक है, डोर्स की जो ओपनिंग थी, डायगोनली रोड्स आपस में डायगोनली कट कर रही थी, ठीक है, फिर सिटी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, सिटाडेल और लोअर पोर्शन, फिर जो मटेरियल का यूज हो रहा था, ठीक है, जिस मटेरियल का यूज हो रहा था किसमें, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो अलग अलग फीचर्स हैं आईबीसी के लाइक टाउन प्लानिंग के, वो आप बता सकते हैं फिर कंक्लूजन में कि दिस शोज दैट दे न्यू हाई ऑफ व्हाट, of civil engineering या of architecture, या they were highly expert in town planning, which is evident from the features which have been discovered of these, which are also prevalent in the present modern day society, है ना। so अगर ये present modern day society में जो मिल रहे हैं फीचर्स वही फीचर्स उतने पुराने थे, तो वो शो कर रहे हैं कितने साइंटिफिकली एडवांस्ड हैं आईबीसी के लोग। तो कंक्लूजन में ये एक लिंक बना देना, कहां, फ्यूचर में और किसमें, पास्ट में, सॉरी प्रेजेंट में और पास्ट में। तो एग्जामिनर के दिमाग में जो है आपकी जो सोचने का जो आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है या जो ब्रॉडर एरिया है वो क्लियर हो गया उसको कि नहीं भाई साहब बंदा जानता है ना। चल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स, मेंशन दी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की क्या पूछा, अचीवमेंट्स। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, वैसे वो मत होना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब देखो, अब यहां पे कुल मिला के एक पर्सन को जो है क्या किया है, एनालाइज करने की बात करी है, ठीक है। तो अब अचीवमेंट्स में क्या करेंगे हम, अब कैसे तोड़ेंगे उसको, तो अब ये अब सीधे तो नहीं लिख देंगे ना यार ये अचीवमेंट्स रही होंगी। इंट्रोडक्शन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बता देंगे कि सन ऑफ समुद्रगुप्त एंड एन एबल गुप्ता रूलर। टाइम पीरियड याद है तो इट्स वेरी गुड, है ना, नहीं याद है तो याद करो क्योंकि इंपॉर्टेंट रूलर्स का तो याद होना ही चाहिए। अब जब अचीवमेंट्स की बात करेंगे तो वैसे ही जैसा मैंने आपको बताया बहुत सिंपल है,
पॉलिटिकल क्या अचीवमेंट्स थी, ठीक है, फिर उसकी या तो फिर कॉन्क्वेस्ट क्या क्या थे, ठीक है, फिर उसकी कल्चरल क्या अचीवमेंट्स थी, ठीक है, और अदर। ये तीन चीजें यहां पे कर दो, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट यहां पे लिख देता हूं मैं, ये पॉलिटिकल। देखो, या अगर और कोई डायमेंशन है तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, अदर्स वाले से भी कोई एक डायमेंशन वहां से निकाल सकते हो तो निकाल लो, पर मैं एक ये रफली बता रहा हूं चार डायमेंशन। तो पॉलिटिकल में आप बता दो, है ना, क्या क्या किया, ठीक है, कहां कहां शादी की, कहां कहां डिप्लोमेटिक टाइज बनाए, कहां क्या किए, है ना, एम्पायर कितना इलाबोरेट कर दिया, या उसकी पॉलिसीज क्या क्या थी, है ना, क्या स्पेशली टैक्सेशन की तरफ किया, है ना, क्या सारी चीजें करी, वो आप पॉलिटिकल उसकी एबिलिटीज में बता दो। फिर जब कॉन्क्वेस्ट की बात आएगी तो जो उसके इंपॉर्टेंट कॉन्क्वेस्ट है कि कैसे उसने शख्स को हराया, कैसे उसने जो है कैप्चर किया, ठीक है। फिर जब कल्चरल की बात आए तो कल्चरल में उसने कौन से टेम्पल्स बनवाए, कौन सा आपका पैलेस बनवा रहा है, कौन सी सिटी बनवा रहा है ना, या कोई इंस्क्रिप्शन इशू कर रहा है तो वो। और अदर में अगर कोई ऐसी अचीवमेंट आपको समझ में आ रही है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है, अदर में वो चीजें ऐड कर दी, ठीक। फिर जब कंक्लूड करोगे तो आप लिख दोगे कि दस फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड कि ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, या दी सोर्सेस विच दी सोर्सेस, या जहां से भी वी हैव गॉट सोर्सेस, दे विश अस टू टेल एक्सप्लिसिटली दैट ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द गुप्ता अंपायर। तो डायमेंशंस देखो, खेल डायमेंशंस का है, पॉइंट्स तो बहुत सारे, फैक्ट तो आपने प्रीलिम्स में बहुत सारे याद करके रखे हुए हैं, नो डाउट, पर मुद्दा क्या है कि आपका आंसर अच्छा कैसे लग रहा है। वो अच्छा ऐसे लग रहा है कि आपने क्या किया, उसको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स तोड़ करके उनको एक ऑर्डरली फैशन में लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको इस आंसर में करनी है, तो आपका आंसर जो है वो एग्जैक्टली एकदम क्लियर दिखाई पड़ेगा। चलो, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब यूनिक है और अच्छा है, मतलब लाइक प्रेजेंट जो सिनेरियो फिलहाल है एमपीपीएससी का, उससे आपको कनेक्ट करेगा कि हाउ आर प्रेजेंट डे इलेक्शंस डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच रूलर्स वर चूजन इन जनपद्स, है ना। तो क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है कि जो प्रेजेंट डे है और जो जनपद पीरियड था उसमें क्या डिफरेंस है। अब यार, अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है। अब आप डिफरेंस कैसे बताएंगे, तो चाहे चाहे तो आप ऐसे दो कॉलम बना लें, है ना, और यहां पे लाइक लिख दे कि मोड, है ना, अभी क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, उस टाइम पे क्या बोले भाई साहब हेरिडिटरी है, ठीक है, नेचर क्या है आपकी पॉलिटी का, तो अगर प्रेजेंट देखोगे तो डेमोक्रेसी है ना, वहां पे देखोगे तो क्या है आपका जनपद, जनपद पीरियड में या तो ओलिगैर्ची थे, कुछ ओलिगैर्ची भी थे, ठीक है, कुछ मोनार्की थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके अलावा पोजीशन ऑफ किंग या पोजीशन ऑफ रूलर, तो यहां पे क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, यहां पे चेंज नहीं हो सकता है, नो चेंजेस। राजा बदल सकते हो क्या जनपद टाइम पे, नहीं बदल सकते हो, ठीक है। फिर लाइक अगर और भी अगर आपको कोई पॉइंट्स याद आ रहे हैं इसमें, लाइक फॉर एग्जांपल पॉलिटी में उसको मतलब लाइक क्या कहता है, असिस्टेंस किस तरह से है ना, असिस्टेंस क्या क्या है किंग को, असिस्टेंस टू दी रूलर, असिस्टेंस टू दी रूलर अगर हम देखें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, पर वो इतनी पावरफुल नहीं थी जितना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अभी फिलहाल पावरफुल होती है। तो ये आप डिफरेंस बता सकते हो कि कैसे प्रेजेंट डे इलेक्शन जो है वो डिफरेंट है, या फ्रॉम दी इन दी मैनर इन विच इन दी रूलर्स वर चूजन इन दी जनपद। तो यहाँ पे आप चार पांच छह पॉइंट्स स्ट्राइक आउट करके जो है आप इस आंसर को, क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, काफी चैलेंजिंग भी है आपके लिए। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट चेंजेस केम अपॉन अशोका आफ्टर द कलिंग वॉर, ठीक है, व्हाट चेंजेस कम अपॉन अशोका आफ्टर कलिंग वॉर।
अशोक में क्या क्या चेंजेस आए? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आफ्टर दी कलिंग वॉर, तो सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे तो यू विल टेल अबाउट कलिंग वॉर। ठीक है, कलिंग वॉर कब हुआ था? ठीक है, फिर उसके बाद जो है इंपॉर्टेंस बता दोगे कलिंग वॉर में कि कलिंग वॉर ने ही क्या किया, एक स्पेल कास्ट कर दिया किसके ऊपर? अशोक के ऊपर। ठीक है, और अशोक ने जो है क्या किया, बहुत सारी चीजें जो है उसने क्या कहते हैं छोड़ दी, या बहुत कुछ किया उसने, है ना, वो क्या क्या किया। ठीक है, वो अब आपको, अब आप चाहो तो यहां पे भी हेड्स खोल सकते हो कि क्या क्या चेंजेस आए। जैसे पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या आएंगे, है ना, जैसे वो कॉन्क्वेस्ट रोक देगा, है ना, और जो आपका भेरी घोष है, ये जो जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स याद रखना भाई प्लीज। भेरी घोष को रिप्लेस करा देगा धम्म घोष से। ठीक, फिर पॉलिटिकल के अलावा उसमें सोशल चेंजेस क्या आ गए अशोक ने, है ना, तो अशोक ने कहां पे फोकस किया, उसने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया, है ना, और बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन बना दिया। फिर उसने जो है क्या किया, धम्म धम्म महामात्रास का अपॉइंटमेंट कर दिया कि वो धम्मा के प्रोपोगेशन को देखें। ठीक है ना, या यहाँ पे ये भी अगर आप देखोगे तो जो उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी में जो चेंज आया, तो वो छंद अशोक से इसमें चेंज हो गया, धम्म अशोक में चेंज हो गया। ये जो है प्लीज, ये आप जो है अपने आंसर में इन टर्म्स को इंक्लूड करिएगा। पॉलिटिकल, सोशल, फिर रिलीजियस चेंजेस क्या आए, तो यही कि चंद अशोक से धम्म अशोक में चेंज हो गया। उसने बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए मिशनरीज भेजनी शुरू कर दी, है ना, बहुत सारे केव्स, स्तूपास, इनका कंस्ट्रक्शन करवाया उसने फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म। तो ओवरऑल जो भी उसमें चेंजेस आए हैं उनको आप अलग अलग हेड्स में, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, और इसके अलावा अगर कोई मिसलेनियस है आपके माइंड में, तो मिसलेनियस के फॉर्मेट में आप अलग अलग हेड्स में रख के क्या करेंगे, व्हाट वर दी चेंजेस ऑन अशोका, ये आप जो है अपने आंसर में सिग्निफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये चेंजेस ऑन अशोक है। ठीक है, कि इसने ये चीजें करी अशोक ने। फिर अगर लास्ट में आप देखोगे तो अगर आप कंक्लूड करना चाहोगे तो कंक्लूजन में लिख देना कि 10 from the above changes we can say that there was a change of soul in Ashoka, and the change from from Chand Ashok to Dhamm Ashok is clearly visible from his policies after the battle of Kaling। क्लियर है? तो ऐसे आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे तो ओवरऑल ये एक क्या हो जाएगा, एक बहुत सही आंसर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। चलो, तो हम अगले सवाल की ओर मूव करते हैं जो कि अब 11 मार्कर्स है ना। तो 11 मार्कर्स को थोड़ा सा जो है हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि 11 मार्कर्स की फ्रेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आपको जो है इंक्लूड करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें जो है डिस्क्लूड करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं विद अवर वेरी फर्स्ट 11 मार्कर, है ना, वेरी फर्स्ट 11 मार्कर। व्हाट इज इट सेइंग, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट अशोक वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धम्मा। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स अशोक जो है सॉल्व करना चाह रहा था बाय इंट्रोड्यूसिंग धम्म। ठीक है, चलो, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है ये देखो, एक अलग तरह का सवाल है। ट्रेडिशनल सवाल से हम शिफ्ट हो गए कि इसका रीजन क्या, उसका रीजन क्या, अब अपन क्या क्या प्रॉब्लम अशोक सॉल्व करना चाह रहा है धम्म इंट्रोड्यूस करके। ये थोड़ा सा काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है आपके एग्जाम में पूछे जाने की। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है धम्म से, तो सबसे पहले क्या करोगे, यू विल एक्सप्लेन धम्म, कि भाई साहब धम्म था क्या, है ना, धम्म था क्या, कैसे वो कर रहा था, और अब धम्म क्या था, कैसे वो कर रहा था, वो तो ठीक है, वो इंट्रोडक्शन हो गया। अब आपको आना है अपने क्वेश्चन पे। इंट्रोडक्शन तो हो गया, धम्म के बारे में आपने बता दिया कि अशोक का धम्म कुछ नहीं, एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट था, जिससे वो चाह रहा था कि हारमोनी आ जाए, है ना, और जो है लोगों की लाइफ बेटर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा आपने बता दिया कि आप आंसर में आगे क्या बताने वाले हो। ठीक, चलो, अब जब आप बॉडी जो है क्या कहते हैं, बॉडी जब बनाओगे तो आप क्या बताओगे कि वो क्या चाह रहा था। वो काफी सारी चीजें चाह रहा था बाय इंट्रोड्यूसिंग द पॉलिसी ऑफ धम्मा। जैसे वो रिलीजियस चेंजेस चाह रहा था, है ना, वो हारमोनी चाह रहा था, लोगों में हारमोनी हो जाए, है ना। वो अब क्या चाह रहा है, वो फोकस कर रहा है नॉन वायलेंस के प्रति, है ना। वो चाह रहा है क्या, कि बुद्धिज्म का प्रोपोगेशन हो, बुद्धिज्म का क्या हो,
प्रोपोगेशन हो, बुद्धिज्म और बढ़े, ठीक है। इसके अलावा जो है वो और क्या चेंजेस चाह रहा है, बोले भाई साहब वो एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाह रहा है, एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाह रहा है विच हैज विच थिंग्स अबाउट गुड फॉर ऑल, विच थिंग्स अबाउट व्हाट, गुड फॉर ऑल। तो ये सारी चीजें जो है क्या अशोक चाह रहा था क्या करने के लिए, अपने धर्म से अचीव करने के लिए। तो ये चेंजेस को अब आप इलाबोरेट कर देंगे कि अशोक भाई साहब जो है वो ये चेंजेस लाना चाह रहे थे थ्रू इस धम्म पॉलिसी। चेंजेस आ गए, पर अभी क्या है, अगर इन केस आपके पास कंटेंट कम पड़ जाए, है ना, कंटेंट तो कम पड़ सकता है क्योंकि 11 मार्कर है, तो आप बिल्कुल अब यहां पे एक और चीज एड ऑन कर लेंगे, मेथड्स, है ना। या अगर आप जब आंसर की फ्रेमिंग करेंगे तो ये मतलब एक फ्रेमिंग जो है, एक आइडियल फ्रेमिंग ऐसी भी हो सकती है कि इस आंसर की फ्रेमिंग, अगर इस आंसर की फ्रेमिंग की बात करूं, अलग अलग मेथड्स, देखो अलग अलग मेथड्स होंगे सबके आंसर फ्रेमिंग की। मैं एक आइडियल कंडीशन की बात करता हूं कि आप सबसे पहले धम्म के बारे में बता देंगे कि भाई साहब धम्म क्या था, फिर आप बता देंगे क्या मेथड्स यूज किए उसने धम्म को क्या करने के लिए, धम्म को प्रोपोगेट करने के लिए। और फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका क्या, कि कौन सी प्रॉब्लम्स अशोक भाई साहब जो है वो चाह रहे थे सॉल्व करने के लिए। तो प्रॉब्लम्स मैंने बता दी हैं कि वो हार्मनी चाह रहे थे, है ना, वो चाह रहे थे कि बुद्धिज्म बढ़े एज अ रिलीजन, ठीक है, वो क्या चाह रहे हैं, नॉन वायलेंस चाह रहे हैं, ठीक है। फिर वो एक ऐसी सोसाइटी चाह रहे हैं विच इज गुड फॉर ऑल, है ना, और जो भी चेंजेस चाह रहे हैं वो, है ना, वो चीजें जो है क्या कहते हैं आप अपने आंसर में हाईलाइट कर देंगे, तो आपका आंसर जो है कंप्लीट लगेगा। आपको जैसे जो है जो डाटा लैग की जो बात है वो आपको जो है नहीं नजर आएगी किसमें, इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा एनालिटिकल है। थोड़े से आपको जितने भी आपके क्या कहते हैं, जितना भी आपको पता है अशोक की पॉलिसी के बारे में, सारी चीजों का आपको यहां पे यूटिलाइजेशन करना होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। वाई दी गुप्ता एज इज कॉल्ड एज गोल्डन एज, वेरी मतलब कॉमन टाइप एंड वेरी गुड क्वेश्चन कि वाई गुप्ता एज इज कॉल्ड एज व्हाट, गुप्ता एज इज कॉल्ड एज व्हाट, गोल्डन एज। फॉर ऑल दोज हु आर वाचिंग दिस, देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं वो भवरकुआ में स्टार्ट हो रही हैं 10th ऑफ अगस्त से। तो जो भी मेंस और प्रीलिम्स पढ़ना चाह रहे हैं या प्री प्लस मेंस कंबाइंड 1 ईयर कोर्स करना चाह रहे हैं, एट अ वेरी नॉमिनल फी यू कैन कम अस एंड कॉन्टैक्ट अस एट अवर भवरकुआ सेंटर। और जो है आपको जो है वेरी नॉमिनल फी पे जो है क्या मिलेगा, आपको जो है कोर्सेस जो है प्री और मेंस के ऑफलाइन मिल जाएंगे। और अगर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं ऑफलाइन मोड में, तो आप भवर को आकर के जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं वाई गुप्ता एज इज कॉल्ड एज गोल्डन एज। अब गुप्ता एज का सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे तो आप गुप्तास के बारे में बता दोगे गुप्ता कौन थे, है ना, क्या था, कैसे था। अब गोल्डन एज क्यों कहते हैं, तो गोल्डन एज क्यों कहते हैं तो आप बताओगे कि क्या क्या चेंजेस हुए किसमें, गुप्ता एज में। क्या आप देखो सबसे पहले आप अपने आंसर को खोलना शुरू करोगे कि आर्किटेक्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, कल्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, कल्चर में बुक्स वगैरह लिटरेरी सोर्सेज ये वो, ठीक है, साइंस में क्या डेवलपमेंट हुआ, है ना, फिर आपका स्कल्पचर मेकिंग में क्या डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, फिर आपके पेंटिंग में क्या डेवलपमेंट हुआ। मैंने वहां पे ये कल्चर वाला पॉइंट क्यूमुलेटिव लिख दिया था, इसको हटा के आप एम्पायर में भी बता सकते हो कि कितना बड़ा एम्पायर था, ठीक है। फिर हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी एम्पायर बता सकते हो। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है कि आर्किटेक्चर में यू विल सी नंबर ऑफ टेम्पल्स, है ना, नंबर ऑफ टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। वो आपको कोट कर रहा है अपने आंसर में, ठीक है, वो तो आपको पता है, मॉडल हिंट्स में भी दिया हुआ है, मैं आपको आंसर की फ्रेमिंग बता रहा हूं। नंबर ऑफ टेम्पल्स, एम्पायर में तो जो वास्ट स्ट्रेच है, ठीक है, उस टाइम पे। साइंस में आपको कंट्रीब्यूशन बताना है आर्यभट्ट का, नागार्जुन का, वराह मिहिर का, जो भी कंट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना, कि जो भी जो चरक का है ना, इन लोगों ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है साइंस की फील्ड में वो बताएंगे आप। स्कल्पचर मेकिंग में, पेंटिंग मेकिंग में कि किस तरह की पेंटिंग जो है आपको देखने को मिलती है, जैसे अजंता केव्स,
बाग केव्स, बादामी केव्स में, या बुद्धिस्ट आर्ट की जो डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग्स हैं, जो स्कल्पचर्स, बुद्धा के अलग अलग तरह के स्कल्पचर्स बने, या जैसे ब्रह्मनिकल, या ये बेसिकली ये ब्रह्मनिकल ब्रह्मनिज्म को फॉलो करते थे, तो उन्होंने टेम्पल्स बनवाए, तो मूर्तियां भी बड़ी बड़ी बनवाई, तो किस लेवल पे, किस स्केल पे, तो ये सारी चीजें जब आप इलाबोरेट करते हुए चले जाओगे, है ना, फिर जब आप सारी चीजें बता दोगे अपने आंसर में, तो जब आप कंक्लूजन लिखने जाओगे तो आपके लिए लिखना बहुत सिंपल हो जाएगा। Thus, from the above cited examples, we can clearly say that this huge all, yeah, this humongous development has been done by Gupta period in every possible sector. That is why Gupta period is called as what? The golden era of what? Golden era of India, है ना, या golden age of India। तो आप समझ रहे हैं ना कि अलग अलग किन किन पैरामीटर्स को तोड़ना है, ठीक है, किन किन पैरामीटर्स को तोड़ना है, ये आप समझ रहे हो ना। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नेंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एम्पायर। ठीक है, तो सबसे पहले आप वही इंट्रोडक्शन में वही करेंगे कि मौर्य डायनेस्टी के बारे में बता देंगे, है ना, कि मौर्य डायनेस्टी जो है वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट किंगडम्स है, या जो स्टैब्लिश करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था विद द हेल्प ऑफ आर्यभट्ट, और इसको बहुत आगे बढ़ाया जो है, क्या कहते हैं, इसके कमिंग रूलर्स जैसे अशोक वगैरह ने। ठीक है, और ये ऐसा पहला डायनेस्टी था जिसने लगभग इंडिया को जो है अपने अंडर में कर लिया था, और इसके सक्सेस के पीछे इसका रीजन, इसका मेथड ऑफ गवर्नेंस ही था। तो सेंटर पे आप लिख देना कि नेचर ऑफ गवर्नेंस क्या था, कि हाईली सेंट्रलाइज्ड, ये फैक्ट आप लिखोगे, हाईली सेंट्रलाइज्ड। फिर पूरे गवर्नेंस को आप दो भागों में बांट देना। ठीक है, दो भागों में कैसे बांट दोगे, सबसे पहला सेंट्रल का, ठीक है, फिर आप बताना प्रोविंशियल, ये दो, और तीसरा आप बताओगे पाटलिपुत्र का, क्योंकि पाटलिपुत्र में अलग तरह का गवर्नेंस था। ठीक है, वहां एक काउंसिल हुआ करती थी अलग तरह की। तो तीन अलग अलग तरह के जो गवर्नेंस के मॉडल्स हैं कि हाईली सेंट्रलाइज था, और तीन अलग अलग लेवल पे आपको सेंट्रल लेवल पे देखने को मिलेगा, प्रोविंशियल लेवल पे देखने को मिलेगा, और पाटलिपुत्र जो है आपको, पाटलिपुत्र का गवर्नेंस आपको अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और फिर क्या कहते हैं, सोर्स क्या है, तो सोर्स आप बता देना इसकी इंफॉर्मेशन, दैट इज इट वाज बेस्ड ऑन व्हाट, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। अब अर्थशास्त्र को इलाबोरेट करने का टाइम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा कि आप साप्तांग थ्योरी बताओ, कि साप्तांग थ्योरी पे बेस था, 7 डिफरेंट क्या कहते हैं अंग होते हैं किसी भी एक साम्राज्य के, वो क्या क्या होते हैं, इन सब पे जाओगे तो फिर वो इतना जगह नहीं है और आप एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो इजिली आप सेंट्रलाइज बताना, सेंट्रल बताना, प्रोविंशियल और पाटलिपुत्र, और कोशिश करना कि यहां पे अब आप यूज कर सकते हो किसका, यहां पे आप यूज कर सकते हो अपने कला का। तो यहां पे आप बिल्कुल बताना किंग सेंटर में है, उसको हेल्प करने के लिए मंत्री परिषद है, फिर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना, उन डिपार्टमेंट्स को हेड करने वाले हैं। फिर प्रोविंशियल में अगर देखो तो 4 पार्ट्स में जो है डिवाइडेड है, 4 प्रोविंसेस है, हर प्रोविंस को गवर्नर देख रहा है ना। वो गवर्नर कौन है, वो युवराज है, जनरली युवराज या रॉयल फैमिली का कोई बड़ा मेंबर। ठीक है, उसके अलावा जो शॉर्टर डिविजन्स है ना, वो भी बताएंगे। फिर कैपिटल सिटी जो पाटलिपुत्र है उसका अलग बता देना कि 6 कमेटी है ना, यहाँ पे क्या है 6 कमेटी, और हर कमेटी में 5 मेंबर है। ठीक, तो यहां पे अगर आप चाहो तो एक चार्ट का इस्तेमाल करके, या एक फ्लो चार्ट आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि आप ऐसा एक फ्लो चार्ट बनाओ, फिर उसको एक्सप्लेन करते हुए चले जाओ। ठीक है, आप स्टार्टिंग में एक फ्लो चार्ट बना के अपनी मंशा बता देना, वहां पे एक फ्लो चार्ट आप बना सकते हो, मैं आपको बना के बताता हूं। ठीक है, ठीक, फ्लो चार्ट जब आप बनाएंगे एक रफ आइडिया देंगे, बोले भाई साहब सेंट्रलाइज्ड, सॉरी सेंटर का, प्रोविंसेस का, और पाटलिपुत्र, वैसा ही कुछ बनेगा जैसा वहां पे बना था, पर थोड़ा सा आपको और क्लियर यहाँ पे किए दे रहा हूं कि यहाँ पे किंग जो है वो फाउंटेन हेड है पूरी पावर का। ठीक है, इसको सजेस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद है। ठीक है, फिर अलग अलग तीर्थास है, उस तीर्थास को अलग अलग लोग देख रहे हैं। ठीक है, फिर ये आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक, फिर प्रोविंसेस बता दी कि 4 प्रोविंसेस है, इन प्रोविंसेस को कौन हेड कर रहा है, या तो युवराज कर रहा है या रॉयल फैमिली का कोई मेंबर कर रहा है। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर आप देखो तो और नीचे अगर आ जाओ
क्या कहते हैं आपको प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि क्या कहते हैं लाइक रजकास, युक्तास, ये सब भी ऑफिसर्स हैं। फिर यहाँ पे तो पाटलिपुत्र के में तो सीधी सी बात है 6 कमिटीज है, 5 मेंबर्स है। फिर अलग अलग हेडिंग डाल के आप उसको इलाबोरेट करते हुए चले जाओ। तो जो फिर आप जो है उनका वर्क क्या कैसे कैसे फंक्शन कर रही हैं वो वहां पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। पर यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, इसको आंसर कर सकते हो, जो कि एक अलग जो है इम्पैक्ट आपके एग्जाम या जो इवेल्युएटर होगा उस पर डाल देगा। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बात कर रहा है इलाबोरेट द हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर ऑफ स्तूपास। तो दो चीजें पूछ रहा है वो आपसे स्तूपास के बारे में, एक हिस्ट्री और एक आर्किटेक्चर। दो चीजें जो है वो आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो आपसे हिस्ट्री पूछने की कोशिश कर रहा है तो आपको बुद्धिज्म के बारे में बताना है वहां पे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। बुद्धिज्म के बारे में बताना है कि बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट या बुद्धिस्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है स्तूप का। स्तूप जो है वो डेथ को सिग्निफाई करता है। ठीक है, फिर अशोक का कंट्रीब्यूशन बताना है कि लगभग 84,000 स्तूपास बनवाए थे। फिर वहीं पे आप एग्जांपल दे दोगे इंपॉर्टेंट स्तूप, जैसे सांची का स्तूप हो गया, है ना, देऊरकुठार का स्तूप हो गया, भरूच स्तूप हो गया, है ना। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट स्तूप्स हैं उनके आप एग्जाम्पल साइड कर दोगे। जब आप बुद्धिज्म हिस्ट्री बता रहे हो स्तूप की बुद्धिज्म से कनेक्ट करके, तो वहां पे आप ये सारी बातें बता दोगे। फिर जब आर्किटेक्चर की बात करेगा, आर्किटेक्चर की जब बात होगी, ठीक है, जब आर्किटेक्चर की बात होगी तो आप जो है बिल्कुल यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक जो है क्रॉस सेक्शन बनाना पड़ेगा किसका, स्तूप का। दैट इज मैंडेटरी, है ना। बिना उसके तो आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा। कि अगर आप सोचो कि सर जो है क्या करें हम नहीं बनाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको बिल्कुल जो है बनाना पड़ेगा उसका क्रॉस सेक्शन। आई एम वेरी पुअर एट ड्राफ्टिंग, सो डोंट माइंड, माई ड्राफ्टिंग स्किल्स आर रियली वेरी पुअर। ठीक है, चलो थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है ना। तो ये ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन जो है आप वहां पे बना देना किसका, आपके स्तूप का। फिर इसमें आप बताना कि ये जो है ये हर्निका है, इसका हर्निका का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ये फिर ये जो एंटेना लगे हुए हैं या जो छत्र स्पायर है, ये बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये तीन चीजों को डिनोट करते हैं, जो कि 3 इंपॉर्टेंट ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म भी है। फिर ये आपका अंड है ना। इसी के नीचे जो है relics, या जो जैसे ये डेथ को सिग्निफाई करता है। सबसे पहले जो आपका स्टार्ट हुआ था क्या कहते हैं आपका स्तूपा मेकिंग, तो जो महावीर के relics थे या जो उनके बची हुई अवशेष थे, उनको ही इसके नीचे रखते थे। ठीक है, तो इसके नीचे रखा जाता है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिर आप बताना किसके लाइक ये आपका मेधी होती है ना, ये मेधी है, ये आपका तोरण द्वार है। अगर आप गए होगे सांची स्तूप विजिट करने, तो आपको एग्जैक्टली कोई भी जो है आपने विजिट किया होगा क्या, क्या कहते हैं कोई भी स्तूप आपने विजिट किया होगा, तो ये क्रॉस सेक्शन आपको देखने को मिलेगा कि ये हेमिस्फीयर होता है, ये गेट होता है ना, ऐसा। और ये 3 एंटेना इनका बुद्ध धम्म और संघ वाले होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप क्लियरली एग्जैक्टली बता पाएंगे। ठीक है, किसके बारे में, अबाउट दी आर्किटेक्चर ऑफ दी स्तूपास। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले स्तूप को बुद्धिज्म से कनेक्ट करके बुद्धिज्म की हिस्ट्री और स्तूप की हिस्ट्री को आपस में कनेक्ट करना है। उसके बाद जब आपका आधा आंसर हो जाए, फिर आपको एक क्रॉस सेक्शन बनाना है किसका, ऑफ अ स्तूप। उस क्रॉस सेक्शन में आपको ये सारी लेबलिंग करनी है। फिर इन चीजों का एडवांटेज या सॉरी इन चीजों का क्या कहते हैं, इनको एलाबोरेट करते हुए अपने आंसर को समअप कर देना है ना। चलो चलिए, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये काफी अच्छा और काफी काफी अच्छा सवाल है ये। आप बिल्कुल एकदम अपने लाइक आपको काफी हेल्प करेगा ये कि एनालाइज द कल्चरल कॉन्टैक्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो आपसे क्या पूछा है कि एंशिएंट इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में जो कल्चरल कॉन्टैक्ट था,
ना, उसको एनालाइज करना है आपको। जो भी कल्चरल कॉन्टैक्ट था उसको आपको एनालाइज करना है। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि एंशिएंट इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, आपने थोड़े बहुत ही एग्जांपल्स पढ़ रखे होंगे, पर यहां पे आपको जो है क्या करना पड़ेगा, लाइक इस आंसर को लिखने के लिए आपका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले आप बताओगे कि कॉन्टैक्ट बने कैसे और कब कब, एग्जाम्पल्स बताओगे, है ना, कि कॉन्टैक्ट बने कैसे कब कब। जैसे हमने अपने यहां से क्या भेजा, मिशनरीज भेजे अशोक ने, है ना, फिर उसके बाद वहां से बहुत सारे रूलर्स ने क्या किया है कि क्या कहते हैं आपसे वो मांगी है, क्या मांगी है, परमिशन मांगी है, क्या हम टेंपल बना लें, है ना। उसके बाद फिर जब चोलाज आएंगे तो चोल क्या करेंगे, दे विल कैप्चर ऑल्सो व्हाट, दे विल कैप्चर साउथ ईस्ट एशिया का काफी सारा जो है क्या करेंगे, एरिया कैप्चर भी कर लेंगे। तो ये क्या एग्जाम्पल्स आपने क्या बता दिए कि कैसे कॉन्टैक्ट बना, है ना, हाउ डिड द कॉन्टैक्ट फॉर्म बिटवीन द एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब इंपैक्ट बताना है ना, इंपैक्ट बताना है कि क्या इंपैक्ट था। जैसे अगर आप देखोगे तो वहां पे भी आपको वर्णा सिस्टम या कास्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, वहां पे भी आपको टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, है ना, वहां पे भी आपको डीटीज देखने को मिलेंगी, सिमिलर डीटीज हैं जो यहां पे हम पूजा करते हैं, वहां लगभग वही डीटीज की वो भी पूजा करते हैं, ठीक है। फिर आपको जो है वहां पे जो जैसा सिस्टम, जो गवर्नेंस का सिस्टम था, थोड़े बहुत मॉडल्स वहां पे भी कहीं कहीं जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन इन लेवल पे जो है कल्चरल कॉन्टैक्ट का, कल्चरल इंपैक्ट रहा है किसका, एंशिएंट किंगडम्स का वहां पे। जैसे कास्ट सिस्टम वहां पे कई सारी जगह पे कई सारे किंगडम्स में आपको देखने को मिलेगा, एग्जांपल्स मॉडल इंच पे दिए हुए हैं, है ना। टेंपल जैसे अंकोर वट हो गया, बोरोबुद्दूर हो गया, है ना, ऐसे टेंपल्स बड़े बड़े जो टेंपल्स जो कि या तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड होंगे या इंडियन गॉड्स लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड होंगे, तो वो सारी चीजें आपको वहां देखने को मिलेंगी। फिर डीटीज में सिमिलैरिटी, जैसे जिन डीटीज की हम पूजा कर रहे हैं, है ना, जैसे जैसे लाइक राम एंड विष्णु एंड गरुड़, तो इनकी जैसे हम पूजा कर रहे हैं तो या वो लोग पूजा कर रहे थे, है ना। फिर गवर्नेंस के मॉडल्स भी लगभग सेम थे कि मोनार्कियल सेटअप दोनों जगह है, एक जैसा ही मोनार्कियल सेटअप है दोनों जगह पे, वो कॉन्टैक्ट बनने से हुआ था। हमने क्या किए थे, एम्बेसीज वहां भेजी थी, हमने वहां से मैरिज मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए थे, हमारे कुछ किंगडम्स ने कैप्चर भी किया था। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर बुद्धिज्म तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है ही, क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो एक बड़ी लिंक है, या जिसने जो है लिंक, बुद्धिज्म के कारण ही लिंक बनी है किसके बीच में, आपके साउथ ईस्ट एशिया और जो है एंशिएंट इंडियन डायनेस्टीज के बीच में। तो ये इंपैक्ट ऐसे ये अलग अलग 5-6 हेड खोल करके हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप नाउ कि आप सभी को ये जो भी एक्सप्लेनेशन था आज के टेस्ट का वो बहुत ज्यादा क्लियर होगा, है ना। इन केस अगर किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं है, आपको कहीं पे इशू आ रहा है, सो यू आर वेरी मोस्ट वेलकम टू अवर ऑफलाइन सेंटर। वहां पे मैं आपके पर्सनली जो है डाउट्स सॉल्व कर दूंगा। और एक और बात, प्लीज डू राइट टेस्ट। आप लोग टेस्ट नहीं लिख रहे हैं, पर है ना, आप सभी लोग टेस्ट लिखिए, क्योंकि आज लगभग 135 लोगों ने टेस्ट लिखा है। वी वांट दिस कि आराम से जो है 250 लोग इस टेस्ट को कम से कम अटेम्प्ट तो करें, क्योंकि काफी सारे लोगों ने एनरोल किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि हम टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हैं और ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है ना, कि हमारे कुछ क्वेश्चन छूट गए या क्वेश्चन करने का मेथड नहीं आ पाया। तो इस चीज को हम अवॉइड करें और मैक्सिमम जो है क्या करें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें वहां पे भी। सो प्लीज राइट राइट एंड राइट अंटिल यू सक्सीड। टिल देन, थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।